अस्सलामुअलैकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूँ आपकी मेज़बान महानूर कुरैशी और मेरे साथ है रिजवान अली अहमद और हम सब की जानिब से सुबह खैर। इस उम्मीद, इस यकीन और इस दुआ के साथ हम दिन का आगाज़ कर रहे हैं कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। जब हम खुशियों की बात करें तो खुशियाँ तो मना रहे हैं जिनकी आज सालगिरह है, और आज महीने का पहला दिन है, हफ्ते का पहला दिन है, फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन है, तो हमारे पास सालगिरह है। बिल्कुल जनाब, और किसी के लिए जो है नए साल का भी पहला दिन है। हिना कुरैशी की आज बर्थडे है। वी विश हर ऑल द बेस्ट, हैप्पी बर्थडे एंड मे यू हैव मैनी मैनी मोर। इसके अलावा किसकी बर्थडे है? हसन रहमान नूरी की सालगिरह है। हसन रहमान नूरी, आपको सालगिरह की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों, और जो तैयारियां आपने अपनी सालगिरह से पहले कर रखी हैं, अल्लाह ताला आपको ये तमाम तर खुशियाँ नसीब करे और ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे, हमारी दुआ है। और इसके अलावा आज जिन लोगों की सालगिरह भी है, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप में से किसी की सालगिरह है तो आपको भी सालगिरह की ढेरों ढेर खुशियाँ मुबारक हों। बिल्कुल जनाब, अब बात करते हैं मौसम की, और मौसम जो है वो बड़ा दिलचस्प हुआ है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि सुनाओ बारिश हो रही है, तो वो कहते हैं बारिश नहीं हो रही, और हमारे ही इलाके में बारिश हो रही होती है। हम देखते हैं विद इन फ्यू किलोमीटर्स कुछ जगहों पे बारिश हो रही है और कुछ जगहों पे बारिश नहीं हो रही है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ मॉनसून वेदर। और सावन की ब्यूटी है, सावन की ब्यूटी है। ऑब्वियसली ऐसे होता है कि दो गलियों में बारिश हो रही है और तीसरी गली में बारिश नहीं हो रही, और अचानक बारिश के बाद इतनी तेज़ धूप आती है कि पता ही नहीं चलता कि बारिश होगी या नहीं होगी, कल या उसी दिन। इस पर हमारे पास आज प्रोग्राम में एक्सपर्ट भी होंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि आज रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो मैक्सिमम दर्जा हरारत है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। बारिश का आज इम्कान है। इसके बाद जो है ये नहीं होगी। कल 35 था, 36 35 टेम्परेचर इस्लामाबाद का, और घर में फैमिली मेम्बर्स से, दोस्तों से ये बात हो रही थी कि कहीं से भी ये 35 या 36 महसूस हो रहा है, क्योंकि हब्स इतना ज़्यादा था, जलन इतनी ज़्यादा थी कल, और शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि लग ही नहीं रहा था कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से किसी सूरत कम होगा। लेकिन जो टेम्परेचर हमें थर्मामीटर पर नज़र आ रहा था वो यही था कि ये 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर हवाएं चल रही थी, बादलों के साए नज़र आते थे, मंडलाते हुए बादल आते थे, लेकिन बरसते नहीं थे। बिल्कुल जनाब, कल जो है ना बारिश ने हमें बड़ा कंफ्यूज रखा। हालांकि प्रेडिक्शन थी बारिश की, लेकिन बारिश हुई नहीं। आज भी कहा जा रहा है कि बारिश होगी, और अभी जो है दर्जा हरारत इस्लामाबाद का 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, बट फील्स लाइक 34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी तरह सफोकेशन की वजह से हम देखते हैं कि मौसम हमें लगता है ज़्यादा गर्म और खुश्क है। इस पर हमारे साथ प्रोग्राम में एक्सपर्ट मौजूद है, उनसे जानते हैं कि मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। प्री मानसून वेदर के हवाले से तो हमने प्रोग्राम में पहले भी बात की है कि बारिशों का जो सिलसिला है वो ज़रा ज़्यादा तवील होगा। तकरीबन 35 to 60% बारिशें ज़्यादा होंगी, लेकिन कब होंगी क्योंकि हम जो है बारिश का इंतज़ार करें। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर साहब ज़ाद खान ने। माहिर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। माहिर साहब, बारिश की क्या प्रेडिक्शन है, बारिश कब होगी? देखें जी, बारिश की प्रेडिक्शन तो हमने 3-4 दिन पहले की दी हुई थी। हफ्ता पहले हमने एक एडवाइजरी इशू की थी। मानसून में आपको पता है कि ऐसे होता है कि जी एक जगह पे, जैसे आपने खुद ही कहा कि जी बारिश हो रही होती है और एक जगह पे नहीं हो रही होती। अभी अगर इस वक्त आप लाहौर फ़ोन करें तो लाहौरिये जो हैं वो डूबे हुए हैं पानी में। वहाँ पे लक्ष्मी चौक जो है वहाँ पे 100 मिलीमीटर बारिश, 100 से ज़्यादा मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की है। बाकी भी लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, ये गुजरात, मंगला तक काफ़ी कल भी बारिश हुई, और इस वक्त भी ये इलाके बारिश की ग्रिप में है। और सिलसिला जो है वो इंशाल्लाह लग रहा है कि जी आहिस्ता आहिस्ता मूव करके हमारे पास कल इस्लामाबाद या आज किसी वक्त भी पहुंच सकता है। असल में मसला होता है कि बारिश जो होती है, एक तो हमें मानसून का जो करंट्स मिल रहे होते हैं बहरा अरब से या बे ऑफ बंगाल से, उनकी मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता होती है। अच्छा। पाकिस्तान में वो एंटर हो चुके हैं, बल्कि इस दफ़ा जो मानसून के करंट्स थे वो अर्ली एंट्रेंस उनकी हो गई कि जी 28 तकरीबन आप कह सकते हैं कि 28 जून को मानसून के कुछ करंट्स जो थे वो पाकिस्तान में हुए। कुछ इलाकों में, जनूबी पंजाब के कुछ इलाके, साहिवाल, उकाड़ा, बहावल नगर, इन इलाकों में बारिश भी होगी, अच्छी बारिश होगी। चूँकि अरेबियन सी से भी करंट्स था तो वो बारिश होगी। लेट होने की वजह हमारे जो मैं बासियत एक टेक्निकल बात कर सकता हूँ कि एक लो प्रेशर एरिया कराची के नीचे समुंदर में डेवलप हो गया, जिसने थोड़ी सी सर्कुलेशन जो थी या मॉइस्चर जो हमारे पास इस साइड से आ रहा था वो कट ऑफ हो गया। अपर एयर में जो आ रहा था मॉइस्चर वेस्ट से तो कोल्ड एयर मास आ रहा था,
अच्छा प्रॉपर सपोर्ट इस्लामाबाद तक उसकी नहीं पहुंच रही, आगे जाके कश्मीर से होके वो नीचे हमारे पंजाब और उन इलाकों को इफ़ेक्ट कर रहा है। कल इंडियन पंजाब में बहुत शदीद बारिश थी, आज भी कुछ इलाकों में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश है। तो ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के इंशाल्लाह ये अगले 2-3 दिन में पूरे पंजाब और KP के कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान तो खैर इतना ज़्यादा नहीं इफ़ेक्ट होता मानसून से, अच्छी बारिशों का सिलसिला आ जाएगा। और जिसमें जो इम्कान मैं अपना वो बता सकता हूँ कि जी हमारे रिवर्स में भी थोड़ा सा, रिवर्स में पानी आने का मतलब ये होता है कि हमारे सिंध इंडस और जो झेलम है उन पे तो रिजर्वायर हैं, अभी जितनी भी बारिश हो जाए वहाँ पे समा सकती है। लेकिन चनाब थोड़ा सा ये है कि वहाँ पे इंडियन कंट्रोल्ड वो है सिचुएशन, वहाँ पे पानी आ जाएगा तो वो थोड़ा सा उसमें पानी बढ़ सकता है। बाकी ईस्टर्न रिवर है हमारे पास, रावी और सतलज, वो उनके पीछे इंडियन ने भी रिजर्वायर बनाए हुए हैं, तो वो अभी तक कितनी सिचुएशंस नहीं होगी। सिर्फ इस वक्त अगर कोई सैलाब का ख़तरा हो सकता है तो नदी नाले जो पाकिस्तान में हैं या हिल टोरेंट्स DG खान के हैं वहाँ पे, या फिर ये चनाब में थोड़ा सा ये इनिशियली जो सिचुएशन है उसमें चनाब में पानी आके थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकती है। आपने कराची की बात की मार साहब, और कराची में हम देखते हैं कि पिछले 3 से 4 रोज़ में हीट वेव की सूरत हाल बड़ी ज़्यादा रही, और उसकी रीज़न भी हवा का कम दबाव या फिर समंदर की वजह से जो हमारा मानसून का सिस्टम वहाँ से दाखिल होना था वो प्रेशर डेवलप हुआ है। और उसकी वजह से कराची जो है वहाँ पे जो सूरत हाल मैंने बताई ना कि समंदर पे एक बहुत बड़ा यानी लो प्रेशर एरिया था, डिप्रेशन टाइप नहीं था, सर्कुलेशन हो रही थी। वो वहाँ से जब वो हवाएं घूम रही होती हैं उसके नीचे लो प्रेशर एरिया होता है तो हमारी जो मॉइस्चर सप्लाई होती है कराची को वो कट ऑफ हो जाती है। तो भी बहाल हो गया, अब अभी इंशाल्लाह कम हो गया। आज मेरा ख्याल हो सकता है कराची को भी बारिश, कराची आज या कल कराची में भी अच्छी बारिशों का इम्कान है। सही। अच्छा माहर साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ये जो बारिशों का सिलसिला है ये कब तक जारी रहेगा, क्योंकि जिस तरह आज से हम कह रहे हैं कि बारिशों ये मुतवक्का है, तो अब ये स्पेल अगस्त के स्टार्ट तक रहेगा या थोड़ा सा एक्सटेंड होने के इम्कानात हैं? अच्छा, अगर हम इस चीज़ को लें ना तो ये मानसून का जो आज से आगाज़ हो रहा है, यानी हम ऑफिशियली इसका जो मानसून की बारिशें मैयर करेंगे वो आज से करेंगे। ये 3 महीने का होता है हमारे पास पाकिस्तान में, जुलाई, अगस्त और सितंबर। लेकिन लग रहा है कि जी पहला महीना जो है ना जुलाई का, इसमें भी अच्छी बारिशें मुतवक्को हैं। अच्छा, अभी तक अगर मैं 6 महीने का एनालिसिस आपके साथ करूं यानी बारिशों का, तो बारिशें पहले 2 महीने बिल्कुल जनवरी और फरवरी आपने देखा होगा कि बिल्कुल नहीं हुए, बल्कि हमें एक नुकसान ये भी हुआ कि स्नोफॉल नहीं हुई। जनवरी और फरवरी में जो स्नोफॉल होती है वो कम लेट हो जाती है। आजकल हमारे वो उसका वो होता है कि जी मेल्ट हो के हमारे दरियाओं में पानी उससे आता है। इस साल बड़ा अजीब फिनोमेना रहा कि बारिशें जो है ना मार्च में आके स्टार्ट हुई और फिर मिड ऑफ द मई तक रही, तकरीबन 2.5 महीने अच्छी बारिश रही। बल्कि आपने इस दफ़ा अप्रैल का महीना जो है वो मौसम बहार का अच्छा महीना देखा होगा कि जी टेम्परेचर, हालांकि अप्रैल में भी टेम्परेचर जो है वो सर्दियों के साथ ही कनेक्टेड था, लेकिन बड़ा अच्छा मौसम रहा। कोई बल्कि मैं कहूँगा कि जी किसानों का तो नुकसान हुआ, लेकिन उससे इतनी बारिश में जो हमारे रिजर्वायर थे वो उनमें काफ़ी अच्छा पानी था। यानी अब भी देखें तो वो पानी जो है ना, अब आजकल जो पावर जो जनरेशन है वो इन 2 रिजर्वायर से उस पानी की वजह से अच्छी खासी पैदा हो रही है। तो ये बारिशें जो थी ये सिलसिला चलते चलते आगे अप्रैल, मई, जून, अगर हम 6 महीने की बारिश कम्युलेटिव काउंट करें तो वो अबव से तो 27% तकरीबन ज़्यादा है। यानी बारिशें हमारे पास जो थी एक 6 महीने की बारिशें आप कह लें वो तकरीबन नॉर्मल से ज़्यादा हुई हैं। और नॉर्मल से भी ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये मार्च, अप्रैल और मई में हुई हैं। बाकी जो है आगे फिर आपने देखा होगा कि हीट वेव तो ये फिनोमेना ज़रा ख़तरनाक नहीं हो गया कि 6 महीने की कम्युलेटिव रेंज जो है वो 2.5 से 3 महीनों में हो रही है और वो ज़्यादा हो रही है? यही बस क्लाइमेट चेंज का वो जो है ना एक इफेक्ट होता है। अब हम इसके लिए मुस्तकिल हमें तैयारी करनी होगी या ये फिर इसी साल है, अगले साल हो सकता है पैटर्न वापस आ रहा हो? पैटर्न हो सकता है, इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, ख़तरनाक भी हो सकता है, और बिल्कुल ड्राई भी होगा तो वो भी हमारे लिए ख़तरनाक होता है।
तो आपको पता है कि जी ख़ास तौर पे जी चावल की वो जो बुआई होती है वो मई में या सियालकोट या गुजरांवाला इन इलाकों में वो मई के महीने में शुरू होती है, लेकिन आगे जाके वो एकदम जब हीट वेव का इफ़ेक्ट आया तो वो थोड़ा सा मुतासर हुआ। फिर आजकल आप देख रहे होंगे कि आम उस किस्म के नहीं आ रहे जो आने चाहिए थे। वजह यह है कि जी जिस वक्त उनके वो बूर का सीज़न था वो ठंडा था, टेम्परेचर कम थे, और आगे आगे एकदम वो जब उन्होंने पकड़ा जोर तो वो एकदम टेम्परेचर ने फिर वहाँ पे मुल्तान या उसके आसपास जितने भी इलाके हैं। सही बाहर साहब, तो इसमें ऐसा भी है कि हमने अडेप्टेबिलिटी के लिए उस टाइम ड्यूरेशन को शिफ्ट करना है, क्योंकि अब ये एक ऐसी चीज़ है क्लाइमेट चेंज जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये सब हो रहा है, तो क्या हमें अपने सीड्स में कोई मॉडिफिकेशन करनी है, कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी है, या अपनी जो फसलें हैं उसका ड्यूरेशन ज़रा शिफ्ट कर देना है अकॉर्डिंग टू द वेदर? हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें जो है ना क्लाइमेट चेंज, आप देखें एक तो क्लाइमेट चेंज ने हमारे पैटर्न जो है ना वो शिफ्ट कर दिए हैं तकरीबन। आपने पहले ये नहीं देखा होगा, पहले बारिश जो होती थी कश्मीर में ज़्यादा होती थी, के इलाके जो हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती थी बारिश। अब पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जी बारिश तो होती है लेकिन नॉर्मल टाइप यानी अबव नॉर्मल, और बारिशों का ट्रेंड किधर हो गया जी, एक तो शिफ्ट हो गया आगे थोड़ा सा उससे हमारे वेस्ट की तरफ, और फिर ज़्यादा जो है वो तकरीबन सिंध और बलूचिस्तान में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आपने 2022 में भी देखा होगा कि जी वहाँ पे उस वक़्त 475% ज़्यादा बारिशें हुई हैं, नॉर्मल से ज़्यादा हुई हैं, लेकिन ऊपर जो इलाके थे हमारे वहाँ पे नॉर्मल वेदर रहा है, वहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा यानी एक नॉर्मल पैटर्न रहा है, जिससे आपने देखा होगा कि 2022 में रिवराइन फ्लडिंग बहुत कम थी, यानी किसी दरिया में इतना ज़्यादा वो सैलाब नहीं आया जो हम एक्सपेक्ट करते होते हैं। लेकिन इस साल अभी जो सूरत हाल बन रही है, इस साल थोड़ा सा लग रहा है कि जी सिंध बलूचिस्तान में भी बारिशें होंगी, लेकिन हमारे कैचमेंट एरियाज़ जो हैं हमारे दरियाओं के उनके भी जो हैं कैचमेंट एरियाज़ उनमें भी बारिश काफ़ी अच्छी तो बड़ा अहम चीज़ है, जैसे मानू ने पूछा कि हमें अपनी फसलों की टाइमिंग जो है वो शिफ्ट करनी होगी। रबी और ख़रीफ हमारे किसान साल से उस वक्त पे ख़ासतौर पर देसी महीनों से कनेक्टेड होते हैं कि हमने इस महीने में ये वाली फसल काश्त करनी है, और इसकी कटाई और साथ हमारे मजहबी त्यौहार, हमारे रिवायती कल्चरल त्यौहार भी साथ ही जुड़े होते हैं। उसका वो शिफ्ट भी आएगा जिसे हम पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखें आप एक तो आप फसलों का आप कहना ना टाइम, बल्कि लोगों ने देख लें आपके ये हमारे जो जनूबी पंजाब के कुछ ज़िला थे साहिवाल उकाड़ा, वहाँ पे कपास काफ़ी ज़्यादा काश्त होती थी, लेकिन अब उसकी कम हो गई है, मकई या इन चीज़ों ने ज़्यादा ले लिया। लेकिन मतलब ये है कि लोगों ने फसलों का भी अपना जो है वो पैटर्न तब्दील कर लिया है कि जी वो जहाँ पे जो एक हमारा इलाका है ख़ास तौर पे वहाँ पे वो दूसरी जो है वो फसलों की टाइमिंग भी, टेम्परेचर। अब मैं आपको बताऊँ ना कि जी जो टेम्परेचर फ़र्ज़ करो जी कपास को काश्त करने का था, मई के शुरू में काश्त हो जाती है, वो टेम्परेचर नहीं मिला, उसका असर आगे आप देख रहे हैं। 2 हफ्ते भी जो चीज़ किसी की मिल जाए ना टेम्परेचर बुआई के लिए या उसकी जर्मिनेशन के लिए, टेम्परेचर का बड़ा अहम रोल होता है। तो वो टेम्परेचर अब उसका इफ़ेक्ट आप देखें जब पौधा आपको मिलेगा बड़ा होके तो उस पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे। तो ये डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज ने काफ़ी चीज़ों के पैटर्न, अब आपका गर्मियों का स्पैन जो है वो काफ़ी लंबा है अगर आप देखेंगे ना, यानी अगर बेशक बारिशें होती रही हैं अप्रैल में या मार्च में, लेकिन मौसम जो था वो थोड़ा सा गर्म था। और ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है वो आपका रात का टेम्परेचर जो है ना वो ज़्यादा हुआ है। दिन का टेम्परेचर फिर भी आपने देखा होगा कि काफ़ी, लेकिन रात का अभी पिछले दिनों 4-5 दिन पहले इस्लामाबाद का रात का टेम्परेचर 27 को 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। इससे पहले जो हिस्टोरिकली टेम्परेचर था वो वही 27 जून 1988 को हुआ था 31.6 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसका मतलब है कि कुछ नज़दीक 36 साल बाद जो है 36 साल बाद जो है ना वो टेम्परेचर तकरीबन सही। अच्छा माहिर साहब, एट द एंड आपसे जानना चाहूँगी एक आपका शॉर्ट सा कमेंट इस हवाले से कि जिस तरह हमने बताया कि इस दफ़ा भी बारिशों का इम्कान ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, तो रिस्क
पे कौन सी जगह है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे सैलाब का खतरा है, या आपको लगता है कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है? एक शॉर्ट सा कमेंट आपका रिक्वायर्ड। देखें जी, सैलाब तो दरियाओं के नज़दीक ही आते हैं, जहाँ पे दरिया या नदी नाले या ये बहते हैं वहाँ पे ज़्यादा आते हैं। लेकिन हमारे लोग जो है वो, मैं आपको सही बात बता दूँ कि अपना वो सोच के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते, फिर वही दरिया के अंदर चीज़ें बना ली और अपना नुकसान करवा बैठते हैं। तो लोगों को एहतियात की जो ज़रूरत है वो ये है कि जी आप लोग इनकी खिदमत के लिए हर वक्त बैठे तो हैं, जो आपको बताया हम जा रहा है उसको बताएंगे, सुने, आप आगे एटलीस्ट बता चाहे देंगे। वो तो जो कुछ भी है वो इससे राब्ता रखें, बिल्कुल खबरें सही। सुने, जो भी है इंशाल्लाह बहुत हम शुक्रिया हर वक्त मलिक हाजिर हैं, साहिबजाद कोई खान, ऐसी आप बात नहीं। स्टूडियोज़ में मौजूद रहे। और मौसम के हवाले से आने वाले दिनों में मौसम कैसा होगा, बारिश कब तक होंगी, इस हवाले से, और एहतियात हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। अब एहतियात यही है कि अगर कोई भी कैंपेन शुरू होती है तो उसमें भरपूर शिरकत की जाए। बिल्कुल जनाब, आप बात करते हैं एक ऐसी कैंपेन के हवाले से जिसमें शिरकत करना हम तमाम अफराद का फ़र्ज़ है, और ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, क्योंकि हमारी थोड़ी सी गफलत हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को अफेक्ट कर सकती है। और हम देख रहे हैं कि पोलियो मुहिम जो है वो दोबारा पोलियो कैंपेन स्टार्ट हो गई है, और पंजाब के जो है मुल्क भर के 41 अजला में ये इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है, और इसके तहत जो है 95 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए पोलियो आयशा रज़ा फ़ारूक साहिबा ने। आयशा रज़ा साहिबा, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस दफ़ा पोलियो मुहिम को जिस तरह हमेशा हम देखते हैं कि कामयाब तो होती है और बहुत ज़्यादा काम भी किया जाता है मैनेजमेंट की जानिब से भी, पोलियो वर्कर्स की जानिब से भी, इस दफ़ा क्या हिकमत अमली लेकर आप लोगों ने मुहिम का आगाज़ किया है? जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया है। और मैं शुरू में ये कहती चलूँ कि इस वक्त पोलियो वायरस का जो फैलाव है वो बहुत शदीद तरीके से पूरे मुल्क में जारी है। तो ये जो ख़ास मुहिम हमने रखी है जो आज से शुरू हो गई है मुल्क के 41 अजला में, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये वो अजला हैं जो कोर रिजर्वायर्स कहलाते हैं, जहाँ पे पोलियो का फैलाव का रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो इस कैंपेन के थ्रू उन बच्चों तक पोलियो के कतरे पहुंचाना चाह रहे हैं जो कतरों से किसी न किसी वजह से महरूम रहे हैं और जहां पे रिस्क ज्यादा है। आपको पता है अभी बारिशों का सिलसिला जारी हो गया है और इसमें हम सिर्फ उन अजला को टारगेट कर रहे हैं जहां पे वायरस इन्वायरमेंटल सैंपल्स या पोलियो केसेस के थ्रू नुमाया हुई है। तो आपके प्रोग्राम के थ्रू में तमाम वालिदैन, असातिज़ा, हमारी कम्युनिटीज के वो लोग जो सुन रहे हैं उनसे मैं अपील करूंगी कि हमारा फर्ज है कि हम अपने बच्चों को पोलियो की जो बीमारी ऐसी है जो कि जानलेवा भी हो सकती है, ये परमानेंटली बच्चों को हैंडीकैप करती है, डिसेबिलिटी कॉज करती है। इसमें प्लीज बाहर आए, हमारा साथ दे हुकूमत का। हमारे पोलियो वर्कर्स जो शदीद गर्मी में कहीं 50 डिग्री में भी बाहर निकलकर हर दरवाजे पे एक दस्तक दे रहे हैं, उनको फैसिलिटेट करें, उनकी मदद करें ताकि हम मिलकर हर 5 साल से कम बच्चे को इन इलाकों में 41 अजला में कतरे पिलाएं। और यही हल है ताकि हम अपने मुल्क से और इस दुनिया से पोलियो का हमेशा के लिए खात्मा करके दिखा सकें इंशाल्लाह। और आयशा साहब, हम देखते हैं कि सीवरेज के साथ साथ अब माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की मौजूदगी सामने आई है। सीवरेज से इसका खात्मा कैसे मुमकिन होगा? माहौलियाती नमूनों की मौजूदगी, इस चैलेंज से निपटने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, क्या प्लान किया गया है? जी, ये बहुत तशवीशनाक है और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने हाल ही में एक बहुत हाई लेवल मीटिंग कन्वीन की थी जिसमें सारे सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, सारे सब सूबों के सेक्रेटरीज, मिनिस्टर हेल्थ को, आईसीटी के फेडरल मिनिस्टर हमारे हेल्थ को मदऊ किया गया था। और प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत क्लियर मैसेज दिया है कि सब अपनी स्ट्रिक्ट ओवरसाइट लीडरशिप में दिखाएं। तमाम सूबाई टीमें जो हैं, हमारे जो पार्टनर्स हैं, वो मिलकर जो जो गैप्स और चैलेंजेस हमें पिछले 1 साल में नजर आए जिसकी वजह से आज पोलियो मुल्क के बहुत से अजला में फैल चुका है, वो बड़ी मजबूत हिकमत अमली हम बना रहे हैं ताकि अगले 2 महीनों में हम ये गैप फिल कर सके और उसके बाद 4 बहुत हाई क्वालिटी कैंपेन्स करेंगे पूरे मुल्क में जिसके अंदर हम ये वायरस की इंशाल्लाह खात्मा करके दिखाएंगे। तो इसमें सबको एक वन गवर्नमेंट वन टीम अप्रोच की ज़रूरत है। हमें मीडिया की मदद चाहिए ताकि हम अपने असातिज़ा, वालिदैन, कम्युनिटीज़ को ये बता सकें कि जब तक एक
ही तरफ सिंक्रोनाइज कैंपेन्स हम पूरे मुल्क में नहीं चलाएंगे, तब तक कहीं ना कहीं जो बच्चे रह जाते हैं, महरूम रह जाते हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, उससे वायरस जो है वो जिंदा रहता है। तो सबको एक साथ कचरे पे लाना जरूरी है। ये हम कुछ महीने अगर मिलकर ये काम कर लें तो फिर हमेशा के लिए हम पोलियो वायरस का अपने मुल्क से खात्मा कर सकते हैं। सही। आयशा साहिबा, आपने कहा कि चैलेंजेस जो हैं इस दफ़ा कोशिश की जा रही है कि हम मिलकर उनको कैटर करें। पोलियो मुहिम में बेसिकली मेन चैलेंजेस होते क्या हैं जो कि हुकूमत को पेश आ रहे हैं? जी, अभी हाल ही में कुछ सिक्योरिटी के चैलेंजेस रहे हैं कि पोलियो टीमों की रसाई हर जिले में हर घर तक पॉसिबल नहीं थी। अब हमें पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारे रेंजर्स, आर्मी की बहुत कमिटमेंट है कि वो हमें जहाँ जहाँ पर हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है वो हमें प्रोवाइड करेंगे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने भी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कमिटमेंट दी है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि वो इस पोलियो के खात्मे के लिए जिस किस्म की मदद ज़रूरी होगी वो करेंगी। और फिर डिस्ट्रिक्ट पोलियो इराडिकेशन कमेटी जो है हर ज़िले में जो बनी है वहाँ पर हमें सब पार्टनर्स, हुकूमत, हेल्थ में जो है डिपार्टमेंट, हमारे सूबाई लेवल पे चीफ सेक्रेटरीज वो इसको ओवरसी कर रहे हैं ताकि ये जो प्रोग्राम की क्वालिटी के रह जाते थे इश्यूज उनको हम देखेंगे कि कोई बच्चा पोलियो से महरूम ना रहे, हर घर तक पोलियो मुहिम पहुंचे और जो वालिदैन हैं वो बच्चों को घरों में ना छुपाएं, गफलत ना दिखाएं क्योंकि वायरस छुप नहीं सकता। सूनर और लेटर पोलियो केसेस की शक्ल में, इन्वायरमेंटल सैंपल्स की शक्ल में ये आपको कहीं ना कहीं नजर आ जाता है। तो पेरेंट्स और असातिज़ा से मेरी अपील है कि अपने बच्चों को, ये हमारा फर्ज है कि उनको हम अच्छा सेहतमंद मुस्तकबिल दें और उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि जो हुकूमत पाकिस्तान की काविश है कि ये मुफ्त पोलियो के कतरे घर आकर हमारी टीमें उनको पिलाती हैं, उनका ताउन करें, अपने नौमौलूद बच्चे जो घर के अंदर हैं उनको खुद ही बाहर लेकर आएँ, अपने नेबरहुड में, अपने स्कूलों में हम खुद बच्चों की निशानदेही करें जो छोटे बच्चे हैं ताकि हम अपने बच्चों को एक अच्छा सेहतमंद मुस्तकबिल दें। बिल्कुल सही। आयशा साहब, हम देखते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां भी हैं, बच्चे बड़े हों, स्कूल गोइंग हों या फिर 5 साल से कम उम्र के बच्चे हों, वो ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और अपने वालिदैन के साथ ननिहाल जाते हैं या फिर छुट्टियां गुजारने के लिए जाते हैं, तो अब वहाँ पर भी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। अब तो डिजिटल एज में हम देखते हैं कि डाटाबेस को मेंटेन करना ज़्यादा आसान है, ट्रैक रखा जा सकता है कौन से बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए और कौन से बच्चे रह गए हैं। जी बिल्कुल, हमारी टीम्स इस चीज़ का ट्रैक रखती हैं और ये भी एक वजह है कि पाकिस्तान में ये ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है डिस्पाइट बहुत ही मजबूत हिकमत अमली टीमों की। हमारी पोलियो वर्कर्स, मैं उनको सल्यूट करती हूँ, वो गर्मी, सर्दी, बर्फ, बारिश में बाहर निकलकर हमारे बच्चों पे की सेहत को हिफाजत करने के लिए पोलियो से ये मुहिम जो है इसको अंडरटेक करती हैं। लेकिन आप देखते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां हो, इकोनॉमिक रीजन हो, सीजनल माइग्रेशन हो, पूरे मुल्क में सारा वक्त लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं और यही वजह है कि एक वक्त पर ही पूरे मुल्क में ये कतरे पिलाना जरूरी है ताकि बेशक बच्चे अपने घर से निकलकर किसी और के घर गए हों, सैर पर गए हों, तो वहाँ भी इनको उसी वक्त कतरे पिलाए जाए और कोई बच्चा कतरों से महरूम ना रहे। तो हम इसी काविश में हैं कि पाकिस्तान प्रोग्राम ने पहले 2013-14 में जब पोलियो के केसेस 306 पर पहुंच गए थे तो पीएमएलएन की हुकूमत ने पीटीआई की हुकूमत के साथ मिलकर, पीपीपी की हुकूमत के साथ मिलकर ये मजबूत प्रोग्राम चलाया था और अब फिर हमारी कोशिश है कि हम अगले जो 6 से 8 महीने हैं एक बहुत सॉलिड तरीके से ये कैंपेन बहुत अच्छे अगर हम कर लें तो इंशाल्लाह हमें पोलियो वायरस को डिफीट कर सकते हैं और इसका खात्मा कर सकेंगे। इंशाल्लाह और हम इसका खात्मा ज़रूर करेंगे और मिलकर करेंगे। बहुत शुक्रिया आयशा रज़ा फारूक साहब, आप फोकल पर्सन हैं प्राइम मिनिस्टर की और पोलियो के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उस हवाले से आप बात करी थी। आज से एक अग्रेसिव कैंपेन का आगाज़ हो रहा है पोलियो के खात्मे के लिए और अब कुछ बात करेंगे हम खेलों के मैदान की। और जब हम खेलों के मैदान का रुख करते हैं तो सबसे ज़्यादा आजकल ज़ेरे बहस चीज़ है क्रिकेट। एक चीज़ है, एक और चीज़ आज मज़ाक का आलमी दिन भी और जो वर्ल्ड कप हुआ है वो उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि मज़ाक में हुई हैं। तो अब कुछ हम बात करेंगे मज़ाक के आलमी दिन के हवाले से ही बात करेंगे, लेकिन जो वर्ल्ड कप हुआ है ना उसमें बड़े मज़ाक सामने आए हैं। चलिए जी, इंटरनेशनल जोक डे इसलिए मनाया जाता है कि तमाम लोग जो हैं वो खुश रहें,
खुशियाँ बांट सकें और थोड़े से लाइटर मोमेंट्स को भी इंजॉय कर सकें। बिल्कुल जनाब, लेकिन रिजवान आप खुद सोचें कि आज इंटरनेशनल जोक डे है और आज जो है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, उसका भी पहला दिन है, तो ये कहीं हमारे लिए जोक ही ना बन जाए, बट स्टिल हम अगर अपनी अपनी पॉकेट देखें तो हम हंस भी रहे होते हैं, हमारा मूड अपने आप को देख के खुश हो जाता है कि क्या ज़िंदगी हमारी चल रही है। लेकिन एक ऐसी चीज़ जिस पर तमाम लोग जो है उंगलियां उठा रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी उठाएं तो चले बात बनती भी है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भी इस पर बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं जी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जो कि भारत ने फाइनल मैच जीता, दूसरी दफ़ा टाइटल अपने नाम किया, लेकिन बहुत से सवालात छोड़ दिए ओपन एंडेड, और उन सवालात के जवाबात हम तलाश कर रहे हैं। और ये सिर्फ हम तलाश नहीं कर रहे, क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम में रिजवान पहले भी बात की कि इंडिया को फेवर दिया जा रहा है, और अब ये बात साबिक इंग्लिश क्रिकेटर ने भी की है, माइकल वॉन ने, कि वर्ल्ड कप के दौरान भारत को ICC की जानिब से सहूलियात फराहम की गई हैं। इस हवाले से उन्होंने वो प्रॉपर जो है डिटेल अपने एक्स अकाउंट पर शेयर भी की हैं कि अफ़गानिस्तान की टीम की फ़्लाइट डिले हुई, किस किस तरह से जो है हमने देखा कि डे टाइम के मैचेस डेडिकेटेड थे फॉर इंडिया। इस पर हमारे साथ प्रोग्राम में एक्सपर्ट हैं, हम उनसे जानेंगे उनकी राय, क्योंकि वो तो पहले भी ये बात शेयर कर चुके हैं कि भारत को फेवर किया जा रहा है ICC की जानिब से, लेकिन अब इंटरनेशनल लेकिन लेवल पे एक और चीज़ भी ना मानूर कि एक मैच जिसमें आपको 27 गेंदों पर 26 रन चाहिए या 27 गेंदों पर 28 रन चाहिए, उस मैच में और आपकी 6 विकेट्स बाकी हों उस मैच में, अगर हारना हो तो ये सिर्फ साउथ अफ्रीका की टीम कर सकती है, और साउथ अफ्रीका ने ये किया। इससे कबल पाकिस्तान के खिलाफ भी हम देखते हैं कि UAE में मैचेस थे और वो एक रोज़ा मैच था, उसमें पाकिस्तान तकरीबन उस मैच में पाकिस्तान के लिए नाकामी थी, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने जिस तरह से पुल आउट की विन बड़ी शानदार थी। हमारे साथ आमिर बिलाल साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट और स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं, दीगर स्पोर्ट्स के मामलों पर गहरी नज़र रखते हैं और लिखते बहुत अच्छा है। बिल्कुल जनाब, उसके साथ साथ तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ काशिफ मजीद, और काशिफ मजीद ने पहले भी कुछ प्रेडिक्शंस दी थी, और अब हम काशिफ से आज भी जानेंगे कि वाकई ऐसा हुआ है, क्योंकि उन्होंने भी ये कहा था, आमिर साहब ने भी ये कहा था कि इंडिया को फेवर किया जा रहा है। अब वो इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? आप दोनों को सबसे पहले तो प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं, कैसे देखते हैं आप ख़ास तौर पे, पहले फाइनल मैच के हवाले से बात करते हैं, चोकर्स चोक कर गए या क्या सिचुएशन थी? बहुत शुक्रिया आपका हमेशा की तरह याद रखने के लिए। देखें 55 मैच हुए कुल इस वर्ल्ड कप में, 20 टीमें थीं, तो अगर मैं इसको ये कहूँ कि ये जो आखिरी मैच था, ज़रा हम थोड़ा सा इसको ज़रा एक इस तरह से भी एनालाइज़ करते हैं कि जो अगर सबसे अच्छा अगर कोई मैच था तो वो ये 55th मैच ही था, यानी इन टर्म्स ऑफ इट्स आउटकम या जो भी खेला गया जिस तरह से भी। अब चोकर्स का चोक करना जो है उसको आप कुछ हद तक तो कह सकते हैं कि चोक किया। देखें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, साउथ अफ्रीका जो है ये एक बहुत ही स्पोर्ट्स लविंग नेशन है। नेल्सन मंडेला जैसा लीडर जिसने विजन दिया साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका के DNA में है स्पोर्ट्स, और नेल्सन मंडेला ने, अगर उसकी आप मूवी इनविक्टस देखें तो आपको पता चलता है कि कैसे उसने साउथ अफ्रीका जैसी रेनबो नेशन को स्पोर्ट्स के ज़रिए जो है इंटीग्रेट किया और हारमनी क्रिएट की उनके अंदर। तो एक लिहाज से तो वो टीम बहुत अच्छी टीम है, उसके अंदर बहुत अच्छे खिलाड़ी मौजूद थे। जो आगाज़ है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी भी स्पोर्ट्स में गेम का की बिगनिंग और गेम का एंड ये बड़ा डिसाइसिव होता है। गेम की बिगनिंग में अगर आप देखें तो जो पहला पावर प्ले है उसमें किसी हद तक साउथ अफ्रीका को एक एज हासिल थी, लेकिन उसके बाद जो इनिंग स्पेशली खेली है हेनरी ने और मिलर ने, उससे तो साफ ख़ास तौर पे जब हेनरी खेल रहा था तो हेनरी की इनिंग से तो लग रहा था कि ये मैच वन साइडेड हो जाएगा, लेकिन हेनरी के आउट होने के बाद और मिलर का जो कैच है जिसको जब आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कंट्रोवर्शियल कैच, तो वो एक कंट्रोवर्शियल कैच बन गया है। जो ICC ने जितना, आप अगर इस तरह के बाकी जो कैचेस होते हैं जब आप उसमें उनका रिव्यू देखते हैं थर्ड एम्पायर का, तो वो बहुत बारीकी से वो रिव्यू दिखाया जाता है और बार बार दिखाया जाता है और पाँव को फोकस किया जाता है और उसके अंदर उसके क्लोजअप्स होते हैं, लेकिन यह रिव्यू कुछ थोड़ी ज़रा ज़्यादा जल्दी में लिया गया और इस रिव्यू को उतनी डिटेल से नहीं दिखाया गया जो बाद में आपको सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है। क्वेश्चंस भी तो पीछे थे थोड़े आमिर साहब। जी बिल्कुल, तो अगर तो वो उसी तरह से दिखाया जाता जैसे आपको बाद में देखने को मिल रहा है तो यकीनन मैच का डिसीजन कुछ और होता। और लेकिन जहाँ तक उस वक़्त वो दिखाया गया तो उस वक़्त तो यही लगता था कि सूर्या कुमार यादव ने एक नाकाबिले यकीन कैच लिया है
जिससे मैच का पांसा जो है वो पलट गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि आईसीसी की मेहरबानियाँ अपनी जगह पर मौजूद थीं। टॉस भी भारत ने जीत लिया और उसके बाद ये डिसीजन भी उनके हक में चला गया। और फिर जब आउट किया गया है, हेनरी जब आउट हुआ है, तो उस दौरान में वो जो डिले था उस पर भी किसी ने कोई खास। इसी पर काशिफ से बात करेंगे। काशिफ, हम देखते हैं कि 5 रन एक्स्ट्रा दिए गए इंडिया को जब अमेरिका के खिलाफ मैच था, और उस मैच में इसी तरह के डिलेइंग टैक्टिक्स थे, और कहीं मैच के आखिरी ओवर में हमने देखा फाइनल में भी बारिश एक्सपेक्टेड थी आखिरी ओवर में भी, और कहीं ना कहीं रेनफॉल थोड़ा ड्रिजलिंग शुरू हो गई थी। वो 5 रन यहाँ पर नहीं आया आईसीसी के रूल्स, जो अमेरिका के खिलाफ भारत को 5 रन मिल गए थे। देखिए, जब इंजरी होती है ना किसी भी प्लेयर को, तो असेस करना बड़ा मुश्किल है। गुलबदीन को भी हुई थी, असेस करना बड़ा मुश्किल था। ऋषभ पंत ने भी वो टाइम लिया। हम समझते हैं क्रिकेटिंग टर्म्स में कि ये मोमेंटम तोड़ने के लिए किया जाता है, डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं, बट इंजरी का मैनेज करना या इंजरी की छानबीन करना इटसेल्फ एक मुश्किल काम है। कोई भी कहते हैं मुझे क्रैम्प पड़ गया, तो बाहर गए, फिर स्कैन करवाएं और एमआरआई करवाएं, तब जाके फैसला होगा। तो ऑन ग्राउंड ये मुश्किल हो जाता है। अब आपने एक स्टेटमेंट दे दी कि वो भी कह रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि हमने भारत को सपोर्ट किया, तो अब तो ऐसे ही है कि हाँ जी, किया जो करना है कर लो। तो अगेन पूरा टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद और उसके जीत जाने के बाद अगर आपने मान भी लिया तो क्या ही माना। और ये पहली मर्तबा नहीं है, ये हम बारहा बहुत टीम्स की तरफ से, बहुत बोर्ड्स की तरफ से देखते हुए आ रहे हैं कि शिकायत बढ़ती चली जा रही है। और ऐसे नहीं है कि ये पहली मर्तबा शिकायत है, ये पहले ग्लोबल इवेंट में ये शिकायत बढ़ती चली जा रही है। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि इन तमाम शिकायत का तोड़ जो था वो जनूबी अफ्रीका के पास मौजूद था। जब 30 गेंदों पे 30 रह गया था, ये 24 गेंदों पे 26 रह गया था। अब मैं पिछले काफ़ी अरसे से जनूबी अफ्रीका के साथ चौकर्स देख रहा हूँ। लाजमी नहीं कि हर मैच हार जाने के बाद हम चौकर कहते, हमें भी तो 119 ही करने थे, और हम भी किसी एक मौके पे बिल्कुल रन बॉल तक चलते चले आ रहे थे। तो क्या हम भी फिर चौकर्स हो गए जो हम भारत के खिलाफ नहीं कर सके? थोड़ी सी दाद दे देनी चाहिए, दिल खुला करके उनके बॉलर्स को, बुमराह को दाद दे देनी चाहिए। फिर आखिरी सेकंड लास्ट ओवर अर्शदीप ने किया, उसको भी दाद दे देनी चाहिए कि बाहर के बहुत अच्छी बॉलिंग, मुनासिब उनकी तरफ से बॉलिंग रही। सो कहीं ना कहीं जहाँ पे उनको दाद देनी है, वहाँ पे ये भी हमने करना है कि उस दाद के साथ वो सपोर्ट भी शामिल है कि जो कि बाकी टीम्स के लिए नहीं थी और उनकी टीम के लिए मौजूद थी। और मेरा ख्याल ये है कि हम सारे रवायत को जानते हैं, जो घर का कमाऊ पूत होता है उसको अमूमी तौर पे सालन में से मुनासिब बोटियाँ मिल ही जाती हैं। तो खैर हम मान लेते हैं कि आईसीसी को कमा के जब दिया जा रहा है, तो चलिए इतना सा तो हिस्सा उनका बन ही गया। फिर सही। आमिर साहब, अब मैं आपसे भी जानना चाहूँगी क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, आप गहरी नज़र रखते हैं स्पोर्ट्स डेवलपमेंट पर भी। क्या अब जिस तरह अभी बात हो रही है इंडिया को फेवर देने के हवाले से, इसी तरह देखा कि अफगानिस्तान को भी जब पीर की रात को क्वालिफाई किया सेमीफाइनल के लिए, फ्लाइट डिले हुई, प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला, अब ये चीज़ें कितना अफेक्ट कर रही हैं इस क्रिकेट को? ग्लोबली देखा जाए तो इस गेम को कितना अफेक्ट कर रही हैं? क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हो रहा है, जिस तरह अभी काशिफ ने भी कहा कि पहली दफ़ा कंप्लेंट्स नहीं आई, विद द पैसेज ऑफ टाइम तो फिर उस गेम की वो कोई मज़ा नहीं रहेगा, उसमें फेयरनेस नहीं नज़र आएगी। अभी तो वैसे भी नहीं आ रही, लेकिन थोड़ा सा तो हम इंटरेस्ट देख रहे हैं कि लोगों का है, वो तो ख़त्म होता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं काशिफ की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ और थोड़ा सा इस बात को और मज़ीद आगे ले जाऊँगा कि क्रेडिट जहाँ ड्यू होता है वहाँ देना चाहिए है। बुमराह की बॉलिंग वगैरह के अलावा जो एक बहुत मैं जो क्रेडिट देना चाहूँगा वो भारत टीम के कप्तान को देना चाहूँगा। गो के उनकी अपनी परफॉर्मेंस फाइनल में उस तरह की नहीं, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। लेकिन उन्होंने जो बॉलिंग चेंजेस की, देखिए जिस वक्त वो बुमराह को लेकर आया है, या जो उसकी फील्ड प्लेसिंग थी, या जिस तरीके के साथ भी उन्होंने अपनी टीम को लड़ाया है, वो काबिल तहसीन है और उसमें उनको उनका जो ड्यू क्रेडिट मिलता है वो उनको देना चाहिए। अब जो आपने बात की कि ये जो सारी चीज़ें हैं ग्लोबली, देखिए हमारी कोशिश सारी क्या थी, ये टूर्नामेंट अमेरिका में क्यों करवाया गया और एक टूर्नामेंट जो है वेस्ट इंडीज़ में क्यों ले जाया गया। मैंने जैसे पहले भी आपसे अर्ज़ किया था, वेस्ट इंडीज़ के अंदर भी इश्यूज़ हैं, क्रिकेट थोड़ा वहाँ पर भी अपना नीचे की तरफ जा रहा है पॉपुलैरिटी के हवाले से, और भारत में क्योंकि हमने आगे जो है नेक्स्ट वर्ल्ड कप में जो है क्रिकेट को लेके आना है और एक जो ग्लोबल मार्केट है उसके अंदर अपना हिस्सा चाहिए क्रिकेट को, तो उसके लिए जो कोशिश थी उसमें मैं समझता हूँ कि किसी हद तक कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई है। और उसमें बुनियादी वजह यही थी कि अगर आपने एक टीम को फेवर देनी है, किसी टीम को फैसिलिटेट नहीं करना, चाहे वो अफ़गानिस्तान की हो या पाकिस्तान की हो या कोई भी और टीम हो,
किसी टीम को दूर ठहराया गया, किसी टीम को नज़दीक ठहराया गया, फिर उनके लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। और उनसे ज़्यादा बढ़ के अगर जो ऑपरेशनली आप देखें तो जो अमेरिका में जो विकेटें थीं वो कोई क्रिकेट फ्रेंडली विकेट्स नहीं थीं। तो जो एक T20 का जो एक फ्लेवर होता है जिससे क्रिकेट को प्रमोट किया जाता है वो चीज़ नहीं हो सकी। तो इस पे ICC को सोचना चाहिए है कि अगर वो क्रिकेट को एक ग्लोबल स्पोर्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उनको फिर बेहतर इक़दाम करने होंगे। काशिफ 20 टीम्स और 20 टीम्स में मैंने देखा कि न्यूजीलैंड 2 मैचेस के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इंग्लैंड भी वर्ज पे था, एक मैच बारिश की नज़र होने और स्कॉटलैंड के खिलाफ जो मैच बारिश की नज़र हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद ऐसा ही फील हो रहा था कि इंग्लैंड भी अगले राउंड में नहीं जाएगा। फिर श्रीलंका अगले राउंड में नहीं गया, पाकिस्तान अगले राउंड में नहीं गया। बड़ी टीम्स जो वनडे वर्ल्ड कप खेलती हैं, लॉन्गर फॉर्मेट खेलती हैं, वो उनके मुकाबले नहीं हुए आपस में। इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से एक ही मैच हुआ, अदरवाइज हमने देखा कि बाकी जो मैचेस है वेस्ट इंडीज़ का सामना नहीं हुआ, जो ग्रुप्स डिवीजन थी। ये वाला फॉर्मेट ये कितना हर्टिंग है क्रिकेट फैंस के लिए कि बड़ी टीम्स के क्लोज मैचेस देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे फाइनल खेला गया, आमिर बिलाल साहब ने कहा कि ये 55 मैचेस में से एक ही मैच था ऐसा जो कि मज़ेदार मैच था। क्रिकेट को फैलाने के लिए तो चलिए ठीक है जी, 20 टीम्स का हमने नारा मार दिया, बट सेंस ऑफ कंपटीशन ख़त्म हो जाता है। और सेंस ऑफ कंपटीशन इसलिए ख़त्म हो जाता है कि एज अ क्रिकेट फ़ैन हम चाहते हैं कि जो ऊपर की 4-6 टीमें रैंकिंग्स में हैं, ये वैसे ही हिस्टोरिकली जो अच्छी टीम्स हैं उनके आपस में मुकाबले हों, वो इस फॉर्मेट में नहीं होते। और इस फॉर्मेट को अगर आसानी से बयान किया जाए तो ये 2 से 3 मैचेस का फॉर्मेट है कि आपने सुपर 8 के 2 मैच जीतने तो सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल फाइनल तो 4 मैचेस के बाद अब चैंपियन है नॉर्मली किसी भी बड़ी टीम के लिए जो कि अच्छा खेलती भी आ रही है। अब अनफॉर्चुनेटली इसी फॉर्मेट का एक और सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि किसी भी मैच में बारिश हो जाए तो मुकाबला जो है वो किसी भी हक में चला जाता है। फिर वो नेट रन रेट की तरफ भी बात चली जाएगी, ये इससे जीते और वो उससे जीतेगा भी मसले आ जाएंगे, और ये हमेशा इस फॉर्मेट में होता है। ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं, 2007 में यही फॉर्मेट अपनाने की कोशिश की गई थी। हम एक मैच हारे तो हम बाहर हो गए, इंडिया एक मैच हारा तो वो भी बाहर हो गया। और वो जो तस्वुर किया जा रहा था कि सुपर 8 में 8 टॉप टीमें पहुंचेंगी और उनके दरमियान कंपटीशन होगा, वो खत्म हो गया। और मैं जब बाहर होने की बात करता हूँ, आयरलैंड से तो चलिए हम हारे ही थे। आयरलैंड और जिम्बाब्वे का मैच बारिश से बराबर हुआ था, दोनों को 1-1 पॉइंट मिला था, तो आयरलैंड आगे चला गया। सो ये इस तरह के फॉर्मेट में इस तरह की चीज़ें हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इस फॉर्मेट को आप फॉर्मेट से हट के अगर नॉकआउट के तौर पे देखें तो बिल्कुल ठीक है। कोई भी टीम ने इस फॉर्मेट में उतरना है तो वो ये सोच के उतरे कि ये नॉकआउट टूर्नामेंट है और इसी अंदाज से होगा। अमेरिका में, कैरेबियन में ये करवाने का पर्पस क्रिकेट का फ़रोग था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है वो शायद ज़्यादा बदगुमान हो गए होंगे क्रिकेट से, ख़ासतौर पे अमेरिकी की जो शायकीन है और ज़्यादा बदगुमान हो गए होंगे। भाई ये क्या मैच है, हमें तो ये बताया गया था, खासतौर पे प्रोमो में बताया गया था कि बॉल जो है वो एक कॉन्टिनेंट से चलती है दूसरे कॉन्टिनेंट आउट ऑफ द वर्ल्ड आती है बॉल ऐसी। तो जो अमेरिका में मैच हुए वो तो बॉल पिच से ही नहीं हट रहा था, सर्कल से ही नहीं गुजर रहा था, तो वो कौन सा प्रोमो था और ये क्या हो रहा है। सो इस तरह की जो छोटी छोटी सी चीजें हैं मोस्ट प्रोबेबली इंफॉर्मेशन लॉस नहीं आ जाता यहाँ पे आईसीसी पे। मुझे भी ऐसे लगता है सू कर देना चाहिए आईसीसी को, भाई ये क्या था और दिखा में क्या रहे हो। सो ये छोटी छोटी चीजें रिजवान बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम क्रिकेट के फ़रोग की खातिर ये इकदाम तो कर रहे हैं, बट ऐसा ना हो कि रेवेन्यू कमाने के चक्कर में जो क्रिकेट का एसेंस है वही हम गवा दें। और मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका के जितने मैचेस थे वो ऐसे ही थे। यू नेवर नो, 2 टीमें मैदान में उतरती थी, आप देखते थे कि यार एक टीम में वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, दूसरी टीम क्रिकेट में नो वारिद है, दोनों बराबर हो जाती थी उस पिच को देखने के बाद। तो किसी की मेहनत से वहाँ पे शायद इतना रंग नहीं जमा जितना उस पिच ने अपनी असलियत से जमाया। सही। आमिर बिलाल साहब, आपसे हम दीगर खेलों के हवाले से भी जानना चाहेंगे, लेकिन अभी एट द एंड जहाँ क्रिकेट के हवाले से बात हो रही है तो विराट कोहली की रिटायरमेंट इंटरनेशनल T20 से जो उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, सही आपको लग रहा है फैसला या अभी और खेलना चाहिए? रोहित शर्मा भी गए। नहीं, बिल्कुल ठीक फैसला किया। देखिए यही एक फ़र्क, जैसे मैंने आपसे कहा था ना, जहाँ पर क्रेडिट देना चाहिए, ये उनका कोई फ़ैसला अब का नहीं है, ये फ़ैसला काफ़ी देर से कर लिया गया था, क्योंकि इंडियन क्रिकेट ने अपने आप को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दी ICC सपोर्ट जो है अपने आप को दुनिया में जिस तरह से ब्रांड करना है उसके लिए उन्होंने चंद इक़दाम किए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस जीत के बावजूद उन्होंने अपने टीम का जो कोच है उसका पहले से ऐलान कर दिया था कि गौतम गंभीर इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट कोच ऑफ द क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम। और गौतम गंभीर ने यह बता दिया था कि कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं वो रिटायर होंगे, क्योंकि ही इज़ दी नाउ दी मेन ब्रेन चाइल्ड ऑफ द इंडियन क्रिकेट। सो उसके मुताबिक जिन जिन खिलाड़ियों की T20 में अब ज़रूरत नहीं थी और नया जो ब्लड उनको चाहिए है, फ्रेश ब्लड जो चाहिए है,
उसके लिए जिन खिलाड़ियों को उन्होंने रिटायरमेंट का कहा था उसमें टीम का कप्तान भी है, कोहली भी है, उसके अंदर उनका वो फास्ट बॉलर भी है, जो और भी 2-3 प्लेयर्स हैं। तो तकरीबन 5 खिलाड़ी हैं जो कि उसने बता दिया हुआ था कि ये रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। और ये भी देखें कि ये नहीं हुआ कि टूर्नामेंट जैसे भी जीता गया, जीतने के बाद ये नहीं कहा गया कि जी अब मैं 2 साल और खेल लेता हूँ, या किसी कोच ने ये नहीं कहा कि जी अब मुझे 1 साल के लिए और आप जो है रिटेन कर लें। तो ये कल्चर वहाँ पे थोड़ा फ़र्क है और इसका फ़ायदा उनकी क्रिकेट को डेफिनेटली होगा, क्योंकि अगर उन्होंने कोई सस्टेनेबल परफॉर्मेंस देनी है आगे बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ जिनके पास के एक और ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, जैसे इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया है, तो इन टीमों के साथ खेलने के लिए उनको अपनी क्रिकेट में मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और ये बेहतरी उस माइंडसेट से आएगी जो वो अपने यहाँ लेकर आएंगे इन टर्म्स ऑफ द सपोर्ट स्टाफ एंड इन टर्म्स ऑफ द लीडरशिप ऑफ द टीम। तो ये फैसला पहले से था और ठीक फैसला मैं समझता हूँ। सही। और काशिफ से हम जानेंगे, काशिफ, कोहली, रोहित शर्मा हिटमैन और जो बड़े गेम का बड़ा खिलाड़ी विराट कोहली को कहा जाता था, फाइनल में उन्होंने स्कोर किया और फाइनली स्कोर किए। खला पैदा होगा, कितना बड़ा खला होगा और इंडियन टीम में कैपेसिटी है रिप्लेसमेंट की? देखिए ये एक अच्छे फोरम पे कुछ 4-6 प्लेयर्स के साथ भी हम ये बात कर रहे थे कि जो उनकी गोल्डन जनरेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, और विराट कोहली और रोहित शर्मा उनकी गोल्डन जनरेशन के प्लेयर थे। और भी बहुत सारे नाम हैं जो लिए जा सकते हैं, लेकिन वो जा रही है। इसी वर्ल्ड कप में से रिजवान, अगर विराट कोहली तो चलिए फाइनल में परफॉर्म करते हैं, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंसेस निकाल दीजिए, जितना वनरेबल मिडिल ऑर्डर इंडिया का था वो शायद उतना ही किसी ऑर्डिनरी टीम का भी होगा। हमें रन्स ही नजर नहीं आते। रोहित शर्मा स्कोर कर रहे थे टॉप पे, तो नीचे जाके 20, 25, 15, 20 ऐड होते चले जा रहे थे। सपोज ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, उसके बाद अक्षर पटेल, शिवम दुबे, इनकी अगर परफॉर्मेंसेस निकाले जाए अक्षर पटेल के अलावा, तो किसने क्वालिटी टीम के अगेंस्ट रन्स किए हमें नजर नहीं आते। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया वाला मैच देखे तो ऊपर से रोहित शर्मा ने सारा लूट लिया, फाइनल मैच देखे तो ऊपर से विराट कोहली के में रन नजर आते हैं। सो ये शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा धचका जरूर लगेगा। बट हैविंग सेड दिस, मुझे ये भी एक फील आती है कि जिस क्रिकेट कल्चर को वो लेके चल रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली इस धचके से जल्दी संभल जाएंगे। ये इतना मुश्किल नहीं होगा उनके लिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक शख्स के जिसने 17 साल क्रिकेट को सर्व किया, रोहित शर्मा या विराट कोहली, उसका जाना सिर्फ एक अच्छे बैट्समैन का जाना नहीं होता, एक बेपनाह तजुर्बे के हामिल इंसान का जाना भी होता है। ये फाइनल जब 24 गेंदों पे 26 रह गए थे, मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो गया होगा, बट शायद रोहित शर्मा उस वक्त भी अड़फस में लगे हुए होंगे, विराट कोहली उस वक्त भी समझते होंगे कि जनूबी अफ्रीका को हम यहाँ पे भी लिटा सकते हैं। तो दिस इज हाउ ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी ये मौजूदगी होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल इनके जाने से क्या होता है, इस पूरी लाइनअप को उठा के देखिए, आपको एक भी ऐसा शख्स नजर नहीं आता, मुझे अगर देखा जाए, कि जो जहनी तौर पे पुरसुकून हो और इतनी बड़ी टीम लेके चल सकता हो। जिन लोगों का नाम लिया जा रहा था उनकी ज़ाती ज़िंदगी के मसाइल अब सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, उनकी क्रिकेटिंग मसाइल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। चले मैं हार्दिक पांड्या का नाम ले देता हूँ, मैं ऋषभ पंत का नाम ले देता हूँ। ये अगले लीडर्स से भी बात करेंगे क्योंकि हमें अब न्यूज़ ब्रेक पर जाना है। बहुत शुक्रिया काशिफ, बहुत शुक्रिया आमिर बिलाल साहब आपके कीमती वक्त का। न्यूज़ ब्रेक पर जाना, हम आपको ये भी बता देते हैं कि जहाँ हम क्रिकेट के हवाले से बात करें, वहाँ पे एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अवैस मुनीर और असजद इकबाल ने प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान के नाम ये ट्रॉफी सेमीफाइनल और फिर फाइनल और फिर मेडल। बहुत शुक्रिया जी। और जो हम अपने स्पोर्ट्समैन हैं हमारे, वो जहाँ पर भी जा रहे हैं मेहनत कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम बना रहे हैं, तो हम उनके लिए दुआ भी करते हैं, फिर उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि वो हमारा झंडा कैरी कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल जनाब, अब वक्त हुआ है न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और फिर प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आज है मंडे, आज हफ्ते का पहला दिन है, महीने का पहला दिन है, फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन है और आज इस हफ्ते का पहले दिन जो होता है मंडे को, हमारे साथ होते हैं मजहर शहजाद साहब, जो कि एक ऐसा शाहकार
तख्लीक करते हैं कि हमें अंदाज़ा हो जाता है कि व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस। और मज़हर साहब को हम कहते हैं खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू एवरीबॉडी। क्या बात है मज़हर साहब, माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं। और ये रेड कलर देखें आपसे मैचिंग की है, मैंने कहा आपने लाल टाई पहनी, हम लाल शर्ट पहना। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और उम्मीद करते हैं ऐसा ही कोई, जैसे मानूर ने कहा शाहकार है, तो आप स्टार्ट कीजिए। हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब। और हमारे प्रोग्राम का अगला हिस्सा है, आपको हम सैर करवा रहे हैं एक ऐसे बाज़ार की, एक ऐसी जगह की जहाँ पर 90% स्टॉल्स जो हैं वो ख़वातीन वहाँ पर स्टॉल्स का इनेकाद करती हैं। और इसे कहा जाता है हैप्पीनेस बाज़ार। महानूर गई थी इस हैप्पीनेस बाज़ार में, और अब देखते हैं महानूर ने वहाँ पर क्या ख़रीदा है, और जो ख़वातीन वहाँ पर स्टॉल्स लगा रही हैं उनका क्या व्यू है, जो ख़रीदार हैं उनके क्या व्यूज़ हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी ज़्यादा खुश क्यों हूँ। मैं इतनी ज़्यादा खुश इस वजह से हूँ क्योंकि मैं मौजूद हूँ द हैप्पीनेस बाज़ार में। और ये हैप्पीनेस बाज़ार का 24वां बाज़ार है जो कि कॉन्टीन्यूटी से जारी है। कोविड के बाद द हैप्पीनेस बाज़ार का आगाज़ हुआ और इस बाज़ार ने बहुत से ऐसे अफराद जो घर बैठे थे, हुनरमंद थे, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जहाँ पे वो अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं। ये बाज़ार डिफरेंट पेविलियंस पे डिवाइडेड है। पहला पेविलियन आपको मिलेगा फार्मर्स मार्केट का, और फार्मर्स मार्केट में आपको ऑर्गेनिक चीज़ें मिलेंगी, वो जो होम ग्रोन है, जिसमें बिल्कुल भी कोई प्रोसेस्ड फूड शामिल नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ज़बरदस्त कलेक्शन मिलेगी, ज्वेलरी की ज़बरदस्त कलेक्शन मिलेगी, कपड़ों की, जूतों की, हैंडमेड आइटम्स की। और इसके साथ साथ बड़ों और बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त बड़ी मज़ेदार सी एक्टिविटीज़ भी हैं जो कि हम आपको दिखाएंगे हैप्पीनेस बाज़ार में। तो आइए हैप्पीनेस बाज़ार की सैर करते हैं। हम हैप्पीनेस बाज़ार के पहले पेविलियन यानी कि फार्मर्स मार्केट पर मौजूद हैं, जहाँ पे आपको मिलेगा ऑर्गेनिक फूड। लेकिन मुझे ऑर्गेनिक फूड के साथ मिले हैं बड़े प्यारे प्यारे बच्चे जिनको ऑर्गेनिक फूड के बारे में बड़ा नो हाउ भी है। तो मैं उनसे जानूंगी कि क्या है उनके स्टॉल में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिकली हमारे स्टॉल पे बहुत अच्छी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑलिव्स हैं, ये हमारे अपने फार्म पे ग्रो हुए हैं एंड दे वेरी फ्रेश। मार्केट के ऑलिव्स के कंपेयर्ड दे आर ग्रोन विदाउट एनी पेस्टिसाइड्स एंड दे आर वेरी गुड एंड दे आर नॉट प्रोसेस्ड एट ऑल। हमारा गार्लिक भी बहुत फ्लेवरफुल है एंड इट्स देसी गार्लिक। ये बहुत हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और ये विदाउट एनी पेस्टिसाइड्स के ग्रो होता है। ख़वातीन जब भी किसी भी बाज़ार में आती हैं, किसी इवेंट में आती हैं, तो सबसे पहले देखती हैं कि उनके मतलब का स्टॉल कहाँ पे, और वो होता है कपड़ों का स्टॉल। और हम एक ऐसे कपड़ों के स्टॉल पर मौजूद हैं जहाँ पर सेल भी है। और ये देख के बड़ा ज़बरदस्त और बड़ी हैरानकुन बात है कि समर्स में उन्होंने सेल रखी हुई है, समर ही आइटम्स पर। हमने बहुत पॉकेट फ्रेंडली इकनॉमिकल ड्रेसेस रखे हुए हैं जो कि हर उम्र के लोग जो हैं पहन सकते हैं, बी इट योर मदर, ग्रैंड मदर्स, योर किड्स, योर sisters, anybody can buy it and they're very economical, very pocket friendly and anybody can buy it because आजकल brands का मसला ये है कि they're very expensive. Whatever brand you go to, they are very very expensive. So we wanted to create an alternative that is pocket friendly and also very comfortable and sustainable to wear. प्यारा सा बड़ा क्यूट सा स्टॉल है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त कलेक्शन है सेंटेड कैंडल्स की। लेकिन एक ज़बरदस्त बात ये है कि ये हैंडमेड है और ये खातून जिन्होंने बनाई है उनसे जानते हैं कि ये आइडिया उन्हें कब और कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम, योर गुड नेम? वालेकुम अस्सलाम, माय नेम इज़ रबिया। रबिया, कब स्टार्ट किया था और ये सारे खुद ही डिज़ाइन करती हैं? हाँ जी, मैं खुद सारे डिज़ाइन करती हूँ और अभी 6 मंथ्स हुए हैं मुझे स्टार्ट किए हुए हैं। तो बाकी ये हमारा ये होम बेस्ड है बिज़नेस, इसमें सेंटेड हैं और माइल्ड सेंटेड भी हैं। ज़्यादातर हमने डेकोरेशन पीसेस बनाए हैं। हैप्पीनेस बाज़ार में बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त सी फ़न एक्टिविटीज़ मौजूद है। और हम देख रहे हैं कि बच्चों की फ़ेस पेंटिंग हो रही है और फेस पेंटिंग के साथ साथ बच्चे इंजॉय भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे पेरेंट्स जब शॉपिंग कर रहे हो तो बच्चों का दिल लगा रहता है फेस पेंटिंग कराते हुए। तो फेस पेंटिंग हो रही है बड़ी ज़बरदस्त इस बच्चे की। आइए आर्टिस्ट से जानते हैं कि अभी तक कितने बच्चों का वो फेस पेंट कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
कितने बच्चों की अभी तक आपने फेस पेंटिंग कर ली है? काउंटलेस, बहुत बच्चे आए हैं, मैंने काउंट नहीं किया, बहुत बच्चे थे। अच्छा, बेसिकली जब फेस पेंट करती हैं तो ख़ास तौर पे देखते हैं कि बच्चे जो है इंटरेस्ट भी ले रहे होते हैं, बड़े आराम से बैठे होते हैं, एक्साइटेड भी होते हैं। कितना ज़रूरी है फेस पेंटिंग या बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ जनरेट करना ऐसे बाजार में, क्योंकि पेरेंट्स को ये टेंशन होती है बच्चे तंग करेंगे? हम लोगों का दिस इज़ थर्ड टाइम एट हैप्पीनेस बाज़ार, तो हम लोग गेम्स भी अरेंज करते हैं, फेस पेंटिंग, क्योंकि मैं आई डू आर्ट साइड बाय साइड विद द गेम्स विद माय मदर। तो फिर जब हमने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया तो जो हमें मिला था ऑडियंस की तरफ से कि फीडबैक मिला था, बहुत अच्छा मिला था। हैप्पीनेस बाजार में हैप्पीनेस बिखेरने के लिए बहुत से ज़बरदस्त मज़ेदार खानों के स्टॉल्स मौजूद हैं जो कि बड़ों के लिए बच्चों के लिए यकसा जो है वो एक ज़बरदस्त खाने प्रोवाइड करें। मैं एक ऐसे स्टॉल पर मौजूद हूँ जहाँ पे उज़्बेक खाने भी मौजूद हैं, इटालियन खाने भी मौजूद हैं, डिज़र्ट्स भी मौजूद हैं। तो आइए इन खातून से जानते हैं जो कि इसको ऑन करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि ये सारी चीज़ें आपने खुद बनाई हैं? जी हाँ, बिल्कुल ख़ुद बनाई हैं, लेकिन हेल्प तो है थोड़ी बहुत। जैसे घर में मेरी अम्मी है, वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, लेकिन बिज़नेस मेरा अपना है तो सारी इनिशिएशन जो है वो सब मेरी अपनी है। अभी तक कितने ज़्यादा लोग आए हैं, टर्न आउट कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आया है। मैं तो बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र कर रही हूँ कि बहुत अच्छा रहा। तकरीबन जितने भी लोग आ रहे हैं वो ज़रूर मेरे स्टॉल पे ज़रूर रहे हैं और कुछ ना कुछ ले रहे हैं। ख़वातीन की एक बॉडी की रिप्रेजेंटेटिव भी हैं इस्लामाबाद चैम्बर में, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते हाउ डू यू सी कितना इंपॉर्टेंट है ख़वातीन को इस तरह के बाजार में आना, अपने टैलेंट को शोकेस करना और अर्न करना? यहाँ पर जितने भी स्टॉल्स हैं सबके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है कि इन्हें एक ही स्पेस पे सब कुछ, जितने भी हमारे बायर्स आते हैं उन्हें एक छत तले एक स्पेस में सब कुछ मिल जाता है। और यही चीज़ हम चाहते हैं कि सब उन ख़वातीन के लिए जो घरों में बैठी हुई हैं, जिनके कोई डिस्प्ले सेंटर नहीं है, जिनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अपनी जितनी भी प्रोडक्ट को सामने ला सकें, तो इस तरह की जो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है इससे वो ब्रुए कर लाती है। हैप्पीनेस बाज़ार का आगाज़ कोविड के बाद किया आपने, क्या देख के किया, क्या विजन था इसके पीछे? बेसिकली हुआ ये कि जब कोविड की फ़र्स्ट वेव एंड हुई और बीइंग अ स्मॉल बिजनेस होल्डर, ऑब्वियसली हम सबको आइडिया कि कितना हम सबको इशू हुआ फाइनेंशियली, वी ऑल वर गोइंग थ्रू स्टफ। तो उस वक्त आई रियलाइज्ड कि मैं कोई किसी ऐसी जगह पे जाके अपने स्मॉल बिजनेस को डिस्प्ले करूं जहां पे लोग कस्टमर्स जहां पे आ सकें। एंड इट वाज स्केरी क्योंकि कोविड उसी वक्त ख़त्म हुआ था। आई वाज नॉट श्योर कि लोग आएंगे भी या नहीं, क्राउड आएगा या नहीं, एग्जिबिटर्स आएंगे या नहीं, बट 7 पीपल ट्रस्टेड अस। और जो क्राउड उस वक्त आया उसको अटेंड करने के लिए उस एग्जिबिशन को, इट वाज ह्यूज। 7 से 15, 15 से 20, और अभी इस वक्त यहाँ पे राइट नाउ वी हैव 75 स्टॉल्स एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि 90% ऑफ द एग्जिबिटर्स आर फीमेल्स। और अगर हम फीमेल्स को इस इकोनॉमिक साइकिल में इन करते हैं तो इट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द हैप्पीनेस बाज़ार। और द इंटायर, जैसे हमने इसका नाम हैप्पीनेस बाज़ार ही इसलिए रखा है कि इट क्रिएट्स हैप्पीनेस फॉर नॉट ओनली द एग्जिबिटर्स बट द विजिटर्स एज वेल, कि जो भी यहाँ आए वो उस वाइब को फील कर सकें। और हम फील कर भी रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सब खुशी से आ रहे हैं, खुशी से जा रहे हैं, बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी जेंडर हो। एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने कहा कि 90% जो एग्जिबिटर्स हैं वो फीमेल्स हैं, कितना अच्छा लगता है एक डेवलपिंग कंट्री में होते हुए ख़वातीन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आना, ख़वातीन को आगे बढ़ते देखना, वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करना, क्योंकि एक खातून की एम्पावरमेंट एक पूरे घर की एम्पावरमेंट होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। जब आप एक खातून को एम्पावर करते हैं तो आप एक पूरी फैमिली, एक पूरी जनरेशन को एम्पावर कर रहे होते हैं। तो आई थिंक ये इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। ऑल्दो कि ये एक बहुत ही छोटा, एक बहुत इनिशियल स्टेप है हैप्पीनेस बाज़ार की तरफ से, बट इंशाल्लाह फ्यूचर में हम सबको इसके रिजल्ट्स नज़र आएंगे। हैप्पीनेस बाज़ार में 90% स्टॉल्स ख़वातीन के हैं और एक ऐसी ही टैलेंटेड खातून के साथ मैं मौजूद हूँ जिनका यहाँ पे स्टॉल है। आइए उनसे जानते हैं हैप्पीनेस बाज़ार के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि हैप्पीनेस बाज़ार में स्टॉल लगा के आपको कैसा लग रहा है और ख़ास तौर पर टर्न आउट कैसा आ रहा है? बहुत अच्छा। हम पहले भी इनके साथ स्टॉल्स करते रहते हैं, PNCA में भी हमने स्टॉल किया था और इससे पहले हम रूमी होटल में भी इनके साथ वो करते रहते हैं। तो टर्न आउट हमेशा ही बहुत अच्छा होता है, आज भी बहुत अच्छा है।
सो बेसिकली ऐसे स्टॉल्स और ऐसे बाज़ार, ऐसे इवेंट्स ख़वातीन के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं कि ख़वातीन को एम्पावरमेंट हम प्रोवाइड कर सकें और ख़ास तौर पे ख़वातीन अपना टैलेंट शोकेस भी कर सकें और फिर कुछ अर्न भी कर सकें। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि जनरली ये होता है कि बहुत जो अदर वो होते हैं जिनके स्टॉल्स वगैरह होते हैं या एग्जीबिशंस हो रही होती हैं, तो वहाँ पर ना मेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और लोग भी जो जेंट्री आ रही होती है दैट्स मोस्टली मेल ओरिएंटेड। यहाँ पर हैप्पीनेस बाज़ार में अच्छी बात ये है कि ज़्यादातर फैमिलीज़ आती हैं, फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बच्चों के साथ लोग आते हैं, तो कोई इस तरह की कोई बदतमीज़ी या कोई इस किस्म की चीज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता और मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी। और फिर ये है कि जिस तरह आई एम हाउस वाइफ, मेरे आई हैव 4 किड्स, तो फिर मुझे ये होता है कि अच्छा सब बच्चों के लिए भी अच्छी इंजॉयमेंट मिल जाती है और हमें भी जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है टू शोकेस आवर टैलेंट। दैट्स अमेजिंग कि हैप्पीनेस बाज़ार में ना सिर्फ ख़वातीन, मर्द हज़रात, बच्चों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ मौजूद हैं और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ख़वातीन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा है जहाँ पे वो अपने टैलेंट को दुनिया तक पहुँचा सकती हैं, बेच सकती हैं अपनी चीज़ें, अपने बिज़नेस को सेल आउट कर सकती हैं और कमा सकती हैं, एम्पावर्ड हो सकती हैं। और ऐसे बाज़ार वीकेंड पे तो एक लग्जरी आइटम है, ख़ास तौर पे रावलपिंडी इस्लामाबाद की आवाम के लिए जो कि सोचती है कि क्या करना है। तो हैप्पीनेस बाज़ार में हम मौजूद थे और हैप्पीनेस बाज़ार की वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान में कितना ज़बरदस्त टैलेंट, कितनी ज़बरदस्त और एम्पावर्ड और ज़बरदस्त काम करने वाले आर्टिस्ट और आर्टिजन्स मौजूद हैं। अब रुक करते हैं अपने स्टूडियो का और प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। जी, तो महानूर का ये सेगमेंट आपने देखा और ये बड़ा ज़बरदस्त और बहुत सारे लोगों के लिए यकीनी तौर पर ये नई इन्फॉर्मेशन होगी कि एक ऐसे बाज़ार का इनेकाद किया जाता है जिसे द हैप्पीनेस बाज़ार कहा जाता है। वहाँ पर आप पहुँचेंगे तो आपको वैसे खुशी हो जाएगी और हम खुशी के हवाले से तो ये बात करते हैं कि खुशियाँ ढूंढने से मिल ही जाती हैं और लोग खुशियाँ तलाश करते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि जो तलाश किया जाए इंसान को वही मिलता है। आप जैसा गुमान करेंगे वैसा होना शुरू हो जाएगा, इसलिए इस हैप्पीनेस बाज़ार में जाएँ, आपको खुशियाँ मिलेंगी और चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक भी हैं, आपकी पसंद के मुताबिक भी, और कुछ जैसे महानूर ने कहा ना कि ऐसी ऐसी हैरत अंगेज़ चीज़ें वहाँ दस्तयाब थी। हम सेगमेंट भी देख रहे थे साथ साथ उसके ऊपर डिस्कशन भी चल रही थी। बिल्कुल जनाब, और इस तरह के बाज़ार के हवाले से रिजवान बात करें तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, यूथ के लिए भी, ख़वातीन के लिए भी, मर्द हज़रात के लिए भी, जो कि एक पार्ट टाइम एक्टिविटी हो और साथ में जो है एक गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी हो। अब रुक करते हैं जी मज़र शहजाद साहब की जानिब। मज़र शहजाद साहब ने क्या बनाया जी? मज़र साहब, क्या शाहकार है आपका? देखिए जी, सीधी सी बात है, जो माशी सूरत हाल थी हमारे मुल्क की और लग ऐसे रहा था कि जी गए और ये और वो, लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वज़ीर ख़जाना की, उससे पहले भी जो इक़दाम हैं, बड़े शानदार और ज़बरदस्त इक़दाम हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब ये गाड़ी चल पड़ेगी और इंशाल्लाह ये हमारी मुआशी गाड़ी ज़रूर चल पड़ेगी इंशाल्लाह। और ज़बरदस्त पैगाम है आपका भी और जो एतमाद का इज़हार आपने किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी यही बात की कि पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से बड़े मुश्किल फ़ैसले हमने किए हैं। मईशत को अपनी डगर पर लाना एक मुश्किल काम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मईशत को दुरुस्त राह पर ले आए हैं। अब महंगाई में भी कमी आएगी, मुआशी सूरत हाल मज़ीद बेहतर भी होगी। बिल्कुल जनाब, हम देख रहे हैं कि महंगाई में भी कमी आई है। इसके साथ साथ अगर बजट के हवाले से बात की जाए, साल 2024 साल 2025 का जो बजट है वो 16,877 अरब रुपए का बजट कसरत राय से पास हो गया है और हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इस पर एडवाइस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साइन किया है आर्टिकल 75 के तहत। और महंगाई में कमी, जीडीपी में इजाफे के अलावा जो अगर हम देखते हैं कि हुकूमत के जो इक़दाम हैं वो बेसिकली ख़वातीन हों, मर्द हज़रात हों, बच्चियाँ हों, बच्चे हों, पढ़ रहे हों, उनको एम्पावर करना है और हम देख रहे हैं कि रिजवान इस सब चीज़ों में बेहतरी आ रही है। जी, कल वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक़ डार ने भी इस कॉन्फ्रेंस पर अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बजट के हवाले से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बात की किस तरह से हम मईशत के लिए इक़दाम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कौन कौन से स्टेप्स से, ख़ासतौर पर इनकम टैक्स में और नेट में इजाफे के लिए जो इक़दाम किए गए हैं, रिटेलर्स पर जो टैक्स आयद किया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने एक अहम इजलास की भी सदारत की जो कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास था जिसमें मुख्तलिफ तजावीज़ दी गई, उस पर भी फैसले हुए हैं। अब मईशत के हवाले से IMF के साथ मुज़ाकरात के हवाले से जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो इक़दाम किए गए हैं, जो फ़ैसले लिए गए हैं, वो फ़ैसले कितने फ्रूटफुल होंगे और उसमें मुश्किल फ़ैसलों के साथ साथ अब मुश्किल इक़दाम भी हैं और उन पर कारबंद रहना भी ज़रूरी है। बिल्कुल जनाब, और इस पर हम जानेंगे एक्सपर्ट की राय और हमारे साथ प्रोग्राम में एक्सपर्ट मौजूद है, माहिर मौशियात है मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। मिर्ज़ा साहब से जानते हैं कि ये जो बजट पास हुआ है और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो इसको कैसे देख रहे हैं।
मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपसे मैं जानना चाहूँगी कि बजट कसरत राय से मंजूर हो गया है, पास हो गया है, आपकी सिचुएशन कैसे देख रहे हैं आप? हमने देखा कि हम बड़ी प्रॉब्लम्स में रहे, प्री इलेक्शंस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का मेन फोकस पाकिस्तान की इकॉनमी थी। अगर पाकिस्तान की इकॉनमी को अभी हम स्टेबलाइज ना करते तो शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चले जाते। इस बजट को आप उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से निकलने के लिए कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत खुश आइंद बात है कि कौमी असम्बली ने ये 18,000 अरब रुपए से ज़्यादा का जो वफाकी बजट है इसको जो है अप्रूव कर दिया है, मंजूर कर लिया है। और इस मौके पे जो थे वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ मौजूद थे और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी साहब मौजूद थे वहाँ पे। तो ताकि इससे पहले जो कुछ इस तरह की रूमर्स उड़ाई जा रही थी कि दोनों पार्टीज जो हैं वो सेम पेज पे नहीं है, उसका खत्म हो गया और वो इसको जो है अप्रूव कर लिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी इसके अंदर जो पॉजिटिव चीज ये है कि वजीर आजम ने कुछ दिनों पहले मेक इट वेरी क्लियर कि ये आखिरी बार हम IMF की तरफ जा रहे हैं। इस बजट में जरूर IMF के साथ कंसल्टेशन की गई है, बट ये आखिरी बजट होगा जो हम उनके साथ कंसल्टेशन कर रहे हैं और आखिरी बार हम IMF के साथ जा रहे हैं, क्योंकि IMF के साथ हमें नया प्रोग्राम हमारे लिए नागुज़ीर है। IMF हमेशा पाकिस्तान से ये शिकायतें करता है कि आपका जो GDP रेशियो है टैक्स का वो पूरे खत्ते में सबसे कम है, जो 10% से भी कम है, और उसको हमेशा ये कहता है कि 12 से 13% के ऊपर आप उसको लेके जाइए। यही वजह है कि इस बार जो बजट में जो सबसे बड़ी चीज रखी गई है वो 13 ट्रिलियन यानी कि 13,000 अरब का जो टैक्स रेवेन्यू का टारगेट रखा गया है, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा टारगेट है। अच्छा, एक गुड न्यूज ये भी कल आई है कि FBR ने ये कल बताया है कि उन्होंने 9,000 अरब का यानी कि 9 ट्रिलियन का जो टारगेट था वो पूरा कर लिया है। और लास्ट ईयर से ये जो 9,000 ट्रिलियन पे आए हैं, 30% उसके अंदर रेवेन्यू के अंदर इजाफा हुआ है। और अब जो हमने 13,000 का रखा है अरब का, वो 40% है, जो कि दुनिया में आज तक कभी मैंने नहीं सुना कि इतने ज्यादा 40% जो है, डिस्पाइट कि हम अपनी इस वक्त इंपोर्ट्स जो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो और मुझे पूरी उम्मीद है आल्दो कि ये एक एम्बिशियस टारगेट है, मगर हम इसको अचीव कर लेंगे। इस बजट में जो थोड़ी सख्ती की गई है वो नॉन फाइलर पे की गई है। ये भी हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जहाँ पे हमें ये नॉन फाइलर जो है उसका लफ्ज सुनने को मिलता है, दुनिया में कहीं नहीं होता इस तरीके से। और आज ही फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये कहा है, सख्ती की वजह से 24,000 नॉन फाइलर्स जो हैं, जो रिटेलर्स हैं, मतलब उन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया है, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज है। और अगर हम ये 13,000 अरब का टारगेट पूरी कर लेते हैं तो हमारी 1 से 2% हमारा GDP रेशो टैक्स का जो है बढ़ जाएगा। अभी मेरे दोस्त ये कह रहे थे कि जी मईशत की गाड़ी चलना शुरू हो गई है। मईशत की गाड़ी चलना शुरू नहीं हुई है, मईशत की गाड़ी जो है अब वो तेज दौड़ना शुरू हो गई है। हमारे रेवेन्यू जो थे, जो उसके अंदर इजाफा हो रहा है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो एक वक्त में हमारे हाथ से बिल्कुल निकल गया था, आपको ये सुन के बड़ी खुशी होगी कि वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। हमारा लास्ट ईयर टोटल करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो $500 बिलियन आया है, जो कि कुछ नहीं है, पाकिस्तान में कभी इतना कम नहीं आया। हमारे ज़खायर जो हैं इस वक्त वो 9 बिलियन से ज्यादा जो है वो कमर्शियल हमारे स्टेट बैंक में है, और तकरीबन 6 बिलियन जो है वो हमारे कमर्शियल बैंकों में है, जो कि एक वक्त के अंदर आपको पता है कि हम 4 बिलियन पे आ गए थे और पाकिस्तान एक साल पहले डिफॉल्ट की जो थी बातें जो हैं हमारी शुरू हो गई थी। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि जी हम 30% इन्फ्लेशन पे, जो महंगाई की शरह आप उसको कहते हैं, वो पहुंच गए थे, जो कम होके 13% पे आ गई है। और नेक्स्ट बजट में ये रखा गया है कि उसको जो है वो 12% के ऊपर लेके जाएंगे। तो देखिए, पाकिस्तान को अगर हम तरक्की करना देखना चाहते हैं तो हम सब ने उस तरक्की के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करना होगा। और ये रिटेलर्स जो हर साल ये करते हैं कि जी हम को टैक्स नेट में नहीं लिया जाए, मेरे ख्याल से ये फेयर नहीं है। और अगर हम जो है पूरा 65% हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है,
ये जब कोई सुनता है तो हैरान हो जाता है कि पाकिस्तान की 65% इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है। हमारा जो टोटल हमारा हजम है वो 350 अरब डॉलर का है और हमारी 450 अरब डॉलर अनडॉक्यूमेंटेड है, यानी कि ये वो है जिसको कोई मतलब हिसाब ही नहीं रखता और ना उसके ऊपर टैक्स पे करता है। आज अगर हम अपने हिस्से का ऑनेस्टली अपना जो टैक्स देना शुरू कर दें तो आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान कभी मुश्किलात का जो है वो शिकार नहीं होगा। पॉजिटिव बात इस ये है कि देखिए IMF जो है वो डेफिनेटली सख्त करता है, क्योंकि जब वो कोई प्रोग्राम में जाता है तो वो कहता है कि इन चीज़ों के ऊपर आप टैक्स बढ़ाएं। मगर एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये एश्योर किया है कि ये आखिरी बार हम IMF के पास जा रहे हैं और जो बजट में हमने हदायत रखे हैं अगर वो हम अचीव कर लेते हैं आने वाले बजट के अंदर तो फिर हमें नेक्स्ट जिंदगी में कभी IMF के पास जाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। मिर्ज़ा साहब, हम देखते हैं कि बहुत सारी रिफॉर्म्स की गई हैं, जैसे रिटेलर्स को टैक्स नेट मिलाया गया है, फिर टैक्स स्लैब्स मुतारिफ कराई गई हैं, जो ज़्यादा कमा रहे हैं जिनको ज़्यादा सहूलियत फराहम की जा रही हैं उनके लिए भी टैक्स में कुछ सहूलियात रखी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी कहा, कल वज़ीर ख़जाना ने भी कहा कि जो जहाँ पर जिन सेगमेंट्स में जिन सेक्टर्स के ऊपर टैक्स ज़्यादा है जैसे ही हमें रिलीफ मिलेगा हम ये रिलीफ ट्रिकल डाउन इफेक्ट के ज़रिए आवाम तक मुंतकिल करेंगे, उन शोबों में मुंतकिल करेंगे। अब जो रिटायरमेंट की पॉलिसी है, बेनिफिशरीज़ हैं, साथ साथ जो पेंशन की एक बहुत बड़ा बोझ था हुकूमत पर, उसके हवाले से नई पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन आज से हो रही है। ये कितना बड़ा और कितना अहम स्टेप हुआ है हुकूमत से बोझ कम करने के लिए, फाइनेंशियल बोझ को? देखिए, इस बजट में जो सबसे अच्छी चीज है कि जहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सर्विस बढ़ाई गई हैं वहाँ पे मिनिमम वेज भी जो है उसको भी बढ़ा के 37,000 रखा गया है। और मुझे मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी ताजर बिरादरी से कि वो जो है अपना इसको 37,000 का जो टारगेट रखा गया है उसी के ऊपर लोगों की सैलरी बढ़ाएं। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि महंगाई के अंदर इजाफा हुआ है, मगर हम सिर्फ इसको पाकिस्तान में सिर्फ नहीं देखें। कल की ये खबर थी, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि इंग्लैंड जैसा कंट्री में 12,000 लोग रोजाना लंदन में सिर्फ सड़कों पे सो रहे हैं, वहां पे भी महंगाई बहुत ज्यादा आई है। टर्की के अंदर महंगाई की शरह जो है इस वक्त 40%। देखिए, ये दो जंगें जो हुई हैं, यूक्रेन वॉर, जो रशिया वॉर हो रही है, गजा की जो प्रॉब्लम है, इन सब ने पूरी दुनिया को स्टेबलाइज कर दिया है। ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं, इन तमाम चीजों की गजाई जो चीजें थी उनके प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ा है, पाकिस्तान में भी आया है। तो ये पॉजिटिव चीज है कि पेंशन में इजाफा किया गया है, गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरीज के अंदर, और खास तौर पे वो तबका जो ज्यादा मुतासिर हुआ है उसकी सैलरी में हुआ है। और ये 37,000 जो है, जो 31,000 से वेजेस जो है मिनिमम रखी गई हैं, दैट इज ए वेरी पॉजिटिव है, मगर इसको इम्प्लीमेंट करवाना भी बड़ा जरूरी है। अभी भी कई जगह पे ये होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसके अंदर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करता। तो 37,000 अगर होती है तो डेफिनेटली थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा उस तबके को जो कि ज्यादा हिट हुआ है इन्फ्लेशन से। सही सही। इश्तियाक साहब, हमने ये भी देखा है कि महंगाई की जो शरह है उस पर वाज़ेह कमी वाक़ई हुई है, 12% तक आ गई है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि अब जो हुकूमती इक़दामात हैं उसमें अवाम दोस्त पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, इस बजट में भी अवाम दोस्त पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। लेकिन अब जिस तरह आपने भी ये कहा और कहा भी ये जा रहा है कि हम आखिरी दफ़ा IMF के पास जा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा जो है अवाम के ऊपर भी ज़िम्मेदारी आयद होती है। हमने देखा अब कल पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, कितना ज़रूरी है आवाम को थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करना, कितना ज़रूरी है आवाम के लिए थोड़ा सा समझना पॉलिसीज़ को, थोड़ा सा कोऑपरेट करना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाकी जो हमारी रोज़मर्रा की अशियाँ हैं, ग्रॉसरी आइटम्स हैं, उनकी कीमतों में कमी वाक़ई हुई है, महंगाई में कमी वाक़ई हुई है। तो ये थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन जो गवर्नमेंट कर रही है इसको समझना आवाम के लिए, थोड़ा सा टॉलरेट करना, थोड़ा सा पेशेंट रहना कितना ज़रूरी है? देखिए, ये हुआ ये है कि ये कल जो प्राइस, देखिए ऑयल के जो प्राइसेस हैं इसका मैकेनिज्म ये है कि दुनिया में ऑयल के प्राइसेस बढ़ते और कम होते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले, एक महीने के अंदर 25 रुपीस जो थे उसके अंदर डिक्रीज किया गया था उन प्राइसेस के अंदर, और अब थोड़ा सा उसके अंदर इजाफा जो है वो किया गया है, और ये एक मैसिव डिक्रीज था 25 रुपीस का जो किया गया था। हमें सिर्फ अफसोस ये होता है कि जब कोई चीज डिक्रीज होती है प्राइसेस, खासतौर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर जब प्राइसेस कम होते हैं तो ट्रांसपोर्ट का जो तबका है वो प्राइसेस अपने रिड्यूस नहीं करता ट्रांसपोर्ट के।
और वो वही रखता है, मगर अगर एक 5 रुपए का भी इजाफा होता है तो वो फौरन उसको बढ़ा देता है। देखिए, हमने ये देखा है कि पाकिस्तान की जो ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं वो हमारे कुछ ताजर हजरात जो थे वो स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व थे। जैसे आपने देखा है कि डॉलर की बहुत ज्यादा डॉलराइजेशन हो रही थी, स्मगलिंग हो रही थी, फिर होल्डिंग्स हो रही थी, चीजों को रखा जा रहा था ताकि प्राइस जब बढ़ जाए तो उसको, जब इसके ऊपर सख्ती हुई है और खासतौर पे आर्मी चीफ को जो मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने स्मगलिंग के ऊपर खासतौर पे ये सख्ती की है। इसी तरह देखिए, प्रॉफिट कमाना हर एक बिजनेसमैन का हक है, मगर खुदा ना आप मुल्क के मफाद को भी मद्देनजर रखें और प्राइसेस को आप होल्डिंग्स नहीं करें, उसके प्राइसेस इतने नहीं बढ़ाएं कि फायदा उठा के, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के प्राइस हों, आप जायज़ मुनाफा जरूर रखें ताकि लोगों को उससे तकलीफ नहीं हो। शुक्रिया मिर्ज़ा इश्ताक बेग साहब। आप बात कर रहे थे पाकिस्तान की माशी इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से। बजट में जो तजावीज़ रखी गई हैं, जो बजट पेश किया गया है, जिसकी मंजूरी दी गई है, उसमें अखराजात का तखमीना है, उसमें रेवेन्यू का तखमीना है और कौन कौन से सेक्टर्स में कितने कितने अखराजात करने हैं। तरक्याती बजट रखा गया है, PSA से फ़ंड्स रखे गए हैं, फिर अवामी फ़लाह व बहबूद के लिए जो फ़ंड्स रखे गए हैं, तालीम के लिए, सेहत के लिए, बुनियादी ज़रूरियात के लिए। और हुकूमत का चूँकि कारोबार कोई नहीं होता तो हुकूमत ने रेवेन्यू से इकट्ठे करे होते हैं, वो टैक्स के ज़रिए और टैक्सेबल इनकम के ज़रिए जो हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मानूर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं कि ऐसे सिनेरियो में जब थोड़ी सी सूरत हाल इस तरह की आती है जहाँ पर टैक्स आ रहा है या फिर अगर हुकूमत की जानिब से बजट आ रहा है, कुछ तजावीज़ सामने आ रही है, तो उसमें नेगेटिविटी फैलाने वाले बहुत सारे एलिमेंट्स सामने आ जाते हैं जो कि अनसर्टनिटी फैलाते हैं। हम देखते हैं कि काफ़ी अरसे से ये एलिमेंट्स कोशिश करते हैं कि इस तरह की अनसर्टनिटी रहे, लोग गैर मुतवक्के सूरत हाल का, गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार रहें और उन्हें किसी बात का यकीन ना हो। लेकिन जो सस्टेनेबिलिटी है वो आती है कि आप एतमाद करें और उस एतमाद के नतीजे में हम देखते हैं कि महंगाई में कमी आई है। डॉट्स कनेक्ट करें, गुज़िश्ता 3 से 4 महीनों में जो सूरत हाल बेहतर हुई है, हम देख रहे हैं महंगाई की हो, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो, इसके अलावा प्राइसेस कंट्रोल मैनेजमेंट हो, तो ये बेहतरी की जानिब काम है। बिल्कुल जनाब, क्योंकि टैक्स हम सब नहीं देना चाहते, लेकिन हम सब चाहते हैं कि रोड कनेक्टिविटी हो, हम सब चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। तो कैसे होगा जब तक हम टैक्स नहीं देंगे? ये हमारे लिए बेनिफिट के लिए वो अमाउंट यूज़ हो रही होती है। यहाँ पे हमारा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने देखा कि जहाँ टैक्स रेट में इजाफा हुआ है, इसके साथ साथ हमारे लिए जो बेहतरी आ रही है, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो मज़ीद बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हैं। जहाँ हम सर्विसेज के हवाले से बात कर रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट, अब हमें बड़ा फ़ख्र भी महसूस होता है जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। हमारी CM खातून है, हम पाकिस्तान के पास ये एजाज़ हासिल है कि पहली वज़ीर आज़म खातून इस्लामी ममालिक की, वो भी एजाज़ हमारे पास ही हासिल। और अब हम देख रहे हैं कि जो कौमी कमीशन बराए वकार निस्वा है वो भी इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बात की जा सके, इस पर तमाम जेंडर्स को मोबिलाइज भी किया जा सके। तो कौमी कमीशन बराए वकार निस्वा के ज़ेरे एहतमाम एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, कौमी कॉन्फ्रेंस बराए तालीम, और इसमें जो है लड़कियों की, बच्चियों की तालीम के हवाले से जो हर्डल्स उनको पेश आती हैं, जो वे आउट्स हैं, उस पर बात हुई। एक्सपर्ट्स वहाँ मौजूद थे। मज़ीद क्या डिटेल है इस कॉन्फ्रेंस की, इस पर हम जानेंगे एक रिपोर्ट के तहत जो कि बनाई है काजी इमदादुल्लाह की रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। कौमी कमीशन बराए वकार निस्वा NCSW ने यूनिसेफ और ब्रिटिश कौंसिल के ताउन से कामयाबी के साथ कौमी कॉन्फ्रेंस बराए तालीम का इनेकाद किया, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान के तालीमी एमरजेंसी के ऐलान के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में खवातीन और लड़कियों को दरपेश तालीमी मसाइल और चैलेंजेस को दूर करने पर तवज्जो मरकूज की गई। चेयरपर्सन NCSW नीलोफर बख्तियार ने कॉन्फ्रेंस का आगाज एक कॉल टू एक्शन के साथ किया। कलीदी शराकतदार यूनिसेफ के डिप्टी कंट्री नुमाइंदा डॉक्टर अनूसा कपूर और ब्रिटिश कौंसिल के कंट्री डायरेक्टर जेम्स हेम्पसन ने तालीम की राह में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन की अहमियत पर रोशनी डाली। अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर और दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने ख़वातीन और लड़कियों के साथ तालीमी मौक़े को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बसीरत का इजहार किया। तालीम के नाम इस शाम का सितारा मारूफ अदाकार हमजा अली अब्बासी थे, जिन्होंने पाकिस्तान की खवातीन की तालीम के सफीर रहने का अहद किया और रवैयों में मुस्बत बदलाव की बात की। मुझे कहीं भी ऐसी जगह जाने का मौका मिलता है जहाँ पे खवातीन की एम्पावरमेंट की बात हो या एजुकेशन की बात हो, बिकॉज़ एजुकेशन इज ऑब्वियसली एम्पावरमेंट, इससे बड़ी एम्पावरमेंट क्या हो सकती है। तो मैं हमेशा आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मेक श्योर कि मैं वहाँ पहुँचूँ। कॉन्फ्रेंस में 4 अहम मौज़ूआत पर मरकूज वर्किंग ग्रुप सेशन शामिल थे।
पाकिस्तानी खवातीन को सेहत, तालीम, मौसमियाती तब्दीलियाँ और कानून से मुतालिक मुकम्मल मालूमात देते हुए 5 रोज़ा तकरीबात अपने अख्तिताम को पहुँच रही हैं। उम्मीद की जाती है कि NCSW और इनकी शराकती तंजीमात का ये अहसन इक़दाम खवातीन को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुआविन साबित होगा। काजी इमदाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जी जनाब, काजी इमदाद की आप रिपोर्ट देख रहे थे और कौमी कमीशन बराए वकार निस्वां के ज़ेर एहतमाम इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अब बात करते हैं आज के दिन के हवाले से। प्रोग्राम का आगाज़ भी आज के दिन के हवाले से बात से हुआ। आज 1 जुलाई है और आज अगर बात करें तो पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा अदाकार और उनकी कुछ ऐसी कंट्रीब्यूशंस हैं, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि हमेशा हम जब याद करेंगे उनको तो दुआएं देंगे। जब भी हम याद करेंगे तो हम बहुत प्राउड फील करेंगे कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसे लोग मौजूद रहे। मैं बात कर रही हूँ जी अनवर इकबाल बलोच साहब की, और अनवर इकबाल बलोच साहब की आज 3री बरसी है। और अगर बात की जाए इनकी एजुकेशन के हवाले से तो जामिया कराची से मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल करने के बाद उन्होंने 1976 में प्रोडक्शन से अपने करियर का आगाज़ किया और उसके बाद वो अदाकारी में आए। और सबसे अहम बात जो मैं शेयर करना चाह रही थी जब मैंने ये कहा कि बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जब हम बात करेंगे तो दिल से दुआएं निकलेंगी और फ़ख्र महसूस करेंगे। बलोची ज़ुबान की पहली फिल्म हबल और माह गंज बनाने का क्रेडिट भी उन्हीं के नाम है। हम देखते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपने जो कंट्रीब्यूशन है न सिर्फ अदाकारी बल्कि प्रोडक्शन में भी वो यकीनी तौर पर याद रखे जाएंगे। पाकिस्तान के छोटी टेलीविज़न स्क्रीन हो या फिर हम सिल्वर स्क्रीन की बात करें, बड़ी स्क्रीन की बात करें, उस पर जो उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए। अब अगर बात की जाए अदाकारी की दुनिया में नाम कमाने वालों में तो अनवर इकबाल साहब ने वो न सिर्फ एक अदाकार बल्कि एक उस्ताद की हैसियत रखते हैं। जिस तरह से बहुत सारे नए आने वालों के लिए उन्होंने आसानियाँ पैदा की, रास्ता दिखाया और फिर जिन इनिशिएटिव्स की बात मानूर कर रही हैं, यकीनी तौर पर पहला कदम उठाना मुश्किल होता है, किसी को राह दिखाना मुश्किल होता है, किसी राह पर चलना मुश्किल होता है। और अगर उन राहों पर चलते हुए अनवर इकबाल साहब ने वो रास्ता बनाया है आने वालों के लिए तो यकीनी तौर पर जब तक वो रास्ता कायम है लोग उन्हें याद रखेंगे। अच्छा रिजवान, एक और बात भी बता देती हूँ अनवर इकबाल साहब की, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने प्रोडक्शन से अपने करियर का आगाज़ किया, एक्टर भी रहे लेकिन वो एक टीचर भी थे, एक निजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते भी रहे हैं, मास्टर्स की डिग्री थी उनके पास। तो हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद रहे हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को फ्लरिश किया। और जितने पढ़े लिखे अफराद इस इंडस्ट्री में आएंगे, जितनी वो मेहनत करेंगे, बाशऊर अफराद आएंगे तो इसी तरह ये इंडस्ट्री फ्लरिश करती जाएगी। आज के दिन की बात कर रहे हैं, आज है कोऑपरेटिव डे या आलमी इमदाद बाहमी, यानी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना। हम देखते हैं कि जो कोऑपरेशन होता है, जो हम एक दूसरे की मदद करते हैं, वो चाहे माली हो, मादी हो या फिर हम एस्थेटिकली किसी की मदद कर रहे हों, इंटेलेक्चुअली किसी की मदद कर रहे हों, तो ये दुनिया को ग्रो करने में, लोगों को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। बहुत सारी अक़वाम ने तरक्की की मनाजिल तय की हैं और इस हवाले से जब देखा जाता है कोऑपरेशन का मौजूद होना, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी हम देखते हैं कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किस तरह से कोऑपरेट किया जाता है लोगों को मुश्किल से निकलने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। जब आपकी कोई मदद करता है तो फिर आप भी किसी की मदद कीजिए और अगर कोई आपसे मदद मांगता है तो आप उसकी मदद लाजमी कीजिए। बिल्कुल जनाब, आलमी दिन बराए इमदाद बाहमी आज मनाया जा रहा है और इसका मकसद यही है कि एक दूसरे के साथ मिल के काम करना है, मुल्की तरक्की के लिए, अपनी तरक्की के लिए, माशी तरक्की के लिए और माशरती तरक्की के लिए। भी प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो यह है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा
चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में देखिए सैयद अनवारुल हसन के साथ रात 10:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर रुख करते हैं खेलों के मैदान का, जहां पे पाकिस्तानी खिलाड़ी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और हमारे चेहरे जो है वो खिल जाते हैं जब हम बात करते हैं पाकिस्तानी एथलीट्स के बारे में, जब हम बात करते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हवाले से। और अब बात करते हैं एक ऐसे एथलीट के हवाले से, पाकिस्तानी एथलीट मोहम्मद यासिर सुल्तान, जिन्होंने दूसरी एशियन थ्रोइंग चैम्पियनशिप में चांदी का तमगा अपने नाम किया है। 78.1 मीटर और इससे कबल एशिया के मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल लिया था, उस वक्त उनकी थ्रो 79 मीटर थी। अब मोहम्मद यासिर सुल्तान जो कि सिल्वर मेडल लेकर आए हैं पाकिस्तान के लिए, 78.10 मीटर उन्होंने थ्रो फेंकी है, जेवलिन थ्रो। पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ एथलेटिक्स में जो कारकर्दगी दिखा रहे हैं हमारे यंगस्टर, हमारे जवान, यकीनी तौर पर वो हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं। आज हमें एजाज़ हासिल है कि यासिर सुल्तान ने हमें ज्वाइन किया है, तो उनसे जानते हैं कि अभी तक उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की है और अगला इवेंट कौन सा रहा। यासिर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो आपको सिल्वर मेडल की। जी वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक सर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया और इधर इनवाइट किया है, थैंक यू सो मच। यासिर, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो आपने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है, वी आर सो ऑनर्ड कि आप हमारे प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये सिलसिला स्टार्ट कब हुआ? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कब जेवलिन थ्रो जो है आपने स्टार्ट की, कब जो है आपको इंटरेस्ट हुआ इस चीज़ में? जी बिल्कुल, ये मैंने कॉलेज में स्टार्ट की थी जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। उस टाइम मेरे बड़े भाई एथलीट थे, तो उनकी वजह से मैंने गेम स्टार्ट की थी। तो तब उनको देख देख के शौक था मुझे काफ़ी गेम करने का, पाकिस्तान का नाम रोशन करने का। और डेफिनेटली मतलब उसके लिए आपको वर्क तो करना पड़ता है, बहुत मेहनत की है इसके लिए। मुझे 7-8 साल लग गए इधर तक पहुंचने में, और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो मैंने जो मेहनत की है उसका फल मिल रहा है और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा हूँ मैं इंटरनेशनल सतह पे। तो अभी कितना यासिर डेली पुट इन करते हैं, कितना टाइम प्रैक्टिस करते हैं डेली, और क्या अपने इस जेवलिन के ज़रिए ही प्रैक्टिस करते हैं और कुछ और भी टूल्स हैं जिनके ज़रिए आप थ्रो करते हैं चीज़ें, या फिर जैसे हम ऑफ एयर बात करते हैं मेहरबान नूर के, क्या उठा उठा के फेंकते हैं आप प्रैक्टिस के लिए? जी बिल्कुल जी, नहीं इसके लिए आपको सारा कुछ ही करना पड़ता है, ये नहीं कि आप अकेला जेवलिन करते हैं। तो इसके लिए हमारी वेट ट्रेनिंग होती है, फिटनेस लेवल होता है, इसके लिए स्पीड करनी पड़ती है आपको, एक्सप्लोजिव पावर होती है, मेडिसिन बॉल वगैरह होती हैं, फिर जेवलिन की थ्रोज होती हैं। ये सारी चीज़ें हम एक हफ्ते में डिवाइड करते हैं ट्रेनिंग, और उसके लिए फिर ये सारी चीज़ें आपको कंबाइन करके सर उसके लिए करनी पड़ती हैं, और फिर जाके आप एक परफेक्ट जेवलिन थ्रोअर और उसके लिए केपेबल बनते हो। सही यासिर, जिस तरह आपने बताया कि वेट ट्रेनिंग होती है, इसके साथ साथ ऑब्वियसली आपकी मसल बिल्डिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी एक्सरसाइजेस भी हों। साथ में डाइट क्या रखते हैं ताकि मसल्स आपकी स्ट्रॉन्ग हो? क्योंकि जेवलिन थ्रो हमें याद है जब हमने स्कूल कॉलेज में की थी तो हम तो कहते थे कि हमारा तो बाजू ही निकल जाएगा, इतनी टेंशन होती थी हमें। तो आप अपनी मसल स्ट्रेंथ के लिए क्या करते हैं? जी बिल्कुल जी, इसमें इंजरीज का बड़ा चांसेस होता है, खास करके हमारी जो एल्बो और शोल्डर होता है उसमें ज़्यादा इंजरीज आती हैं जेवलिन की। तो उसके लिए आपको यही होता है कि आपको अपने आप को बिल्ड करना पड़ता है उस हिसाब से जिस तरह आपने उस पर एफर्ट लगानी है। और डेफिनेटली आप जिम में ट्रेनिंग करते हो अपने आप शोल्डर्स को, एल्बो को मजबूत करने के लिए, और मैं भी यही करता हूँ। और डाइट इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी डाइट होती है किसी भी गेम के लिए, जो कि आप नहीं कंप्रोमाइज़ कर सकते जिसके मामले में। तो मैं डाइट के बारे में बड़ा कॉन्शियस हूँ, क्योंकि डाइट अच्छी होगी तो आप अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हो और अच्छी अपनी रिकवरी कर सकते हो। अच्छा, अरशद नदीम हमारे जेवलिन थ्रोअर हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता पाकिस्तान के लिए और बड़ा नाम कमाया। आपका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट नजर आता है। जब भी आप जेवलिन थ्रो करते हैं तो हम देखते हैं कि जितने भी एथलीट्स होते हैं उन्हें एक लाइन है, उससे आगे नहीं जाना, उसको क्रॉस नहीं करना। आप उससे कबल थ्रो करने के फ़ौरन बाद जंप करते हैं, ये आपका स्टाइल है या आप तमाम तरह एफर्ट्स पुट इन करते हैं जिसकी वजह से ये जंप होता है? ये स्ट्रैटेजी है? हाँ जी बिल्कुल, ये अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को देख के कर रहे हो, इसमें आपको ऐसे लगता है कि आप वो करते हो जेवलिन में जिसमें आपको लगता है आपकी पूरी पावर आप उसमें यूज कर सकते हो।
और मुझे इसमें ऐसा फील होता है कि मैं ऐसे पूरी बॉडी की पावर जेवलिन में फील कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ अपनी, तो इसलिए मैं ऐसे करता हूँ। और इसमें मैं इजी भी रहता हूँ, लाइन से पहले बंदा रुक जाता है गिर के, तो वैसे थोड़ा मुश्किल होता है। सही। अच्छा यासिर, मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप किस चैम्पियनशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब कहाँ जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे? जी इंशाल्लाह जी, मेरा तो यही है कि मुझे जहाँ भी चांस दिया जाएगा मैं अवेलेबल। यासिर सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि दूसरी एशियन थ्रोइंग चैम्पियनशिप में चांदी का तमगा जीत कर आए हैं और आज हमारे सूबे पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो अभी लाइनअप अगली चैम्पियनशिप, अगला कोई इवेंट लाइनअप नहीं है यासिर? जी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अक्टूबर में है एक सैफ चैंपियनशिप है, उसके बाद हमारी नेशनल गेम्स हैं जिनके लिए हमारी प्रिपरेशन अब शुरू कर दी है हमने इस इवेंट के बाद। तो इंशाल्लाह उस पर अच्छा परफॉर्म करेंगे और अपनी तो हम मेहनत पूरी जारी रख रहे हैं कि बस अब हमें गवर्नमेंट से भी यही अपील है कि थोड़ा हमारे सर पे हाथ रखें तो हम ज़्यादा मेहनत कर सकें। इंशाल्लाह। और यासिर हम देखते हैं कि ये जेवलिन जो आप फेंकते हैं, ये इनमें भी डिफरेंस होता है कुछ, कि ख़ास टेक्निक्स होती हैं, इनको फेंकने की टेक्निक्स तो होती हैं, लेकिन इनके अपना वेट, इनका साइज और डायमेंशंस, कुछ एयरबॉर्न होने के बाद अपनी लेंथ बढ़ जाती है इनकी, ये ज़रा ट्रैवल करती हैं, कुछ है टेक्निक ऐसी? जी बिल्कुल जी, इसमें क्वालिटीज होती हैं जेवलिन की। आपके पास वर्ल्ड स्टैंडर्ड के जेवलिन होने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप इंटरनेशनल पे जब आप कम्पीट करते हो तो तो उसका बड़ा फर्क होता है। हमारे पाकिस्तान में इतने जेवलिन नहीं है। अभी आप आजकल बात भी चल रही थी, तो मैंने पहले भी एक दो दफ़ा मीडिया पे कहा कि मेरे पास जेवलिन नहीं है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, वो होने चाहिए जिससे मैं ज़्यादा अपनी अच्छी ट्रेनिंग कर सकूँ, जिससे यूज टू हो सकूँ, जो बाहर जाकर मैं पाकिस्तान को उसी तरह से मतलब उधर थ्रो कर सकूँ। इस तरह ये होता है कि अगर आपके पास क्वालिटी के जेवलिन नहीं है तो आपको डिफिकल्टीज आती हैं। तो बस यही है कि बड़ा फर्क होता है, एक लोकल क्वालिटी के जेवलिन है, हमारे पास वर्ल्ड स्टैंडर्ड वाले जेवलिन नहीं है पाकिस्तान में। सही सही। यासिर, एक और चीज़ भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि फर्स्ट ईयर में आपने स्टार्ट किया, आपके बड़े भाई एथलीट थे, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान में जेवलिन या जो थ्रोइंग चैम्पियनशिप है, इसके फ़रोग के लिए हम हुकूमती सतह के इकदाम के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन इनिशियल लेवल पे जैसे इंटर कॉलेज मुकाबले होते हैं, हमारे पास इतने बड़े ग्राउंड्स नहीं होते, इतनी बड़ी जगह नहीं होती है, तो इसके फ़रोग के लिए क्या करना होगा? और आप प्रैक्टिस कहाँ करते थे? आपके पास कोई ऐसा स्पेसिफिक ग्राउंड था या खुले मैदान में जाके प्रैक्टिस करते थे? जी बिल्कुल जी, गवर्नमेंट को यही चाहिए कि हमें मतलब ग्रास रूट लेवल से हमें ये चीज़ें अवेलेबल हों। जो बच्चे होते हैं मतलब अब हम तो चलो थोड़ा एलीट लेवल पे आ गए इसमें कर करके, तो गवर्नमेंट को यही चाहिए कि ये कॉलेजेस से जो सर हैं, जो हमारे दूसरे कंट्रीज है इसमें अच्छे हैं, वो स्कूल लेवल से शुरू करते हैं चीज़ें, और जो हमारी एज में आते हैं तो वो वर्ल्ड चैंपियन और उस लेवल के प्लेयर बन जाते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, जो कि होना चाहिए। एक चीज़ मैं बताता चलूँ, क्योंकि हमारे साथ गवर्नमेंट का जितना सपोर्ट है आपको पता ही है, इतना नहीं है खास जितना होना चाहिए। लास्ट ईयर मैंने एशिया में ब्रॉन्ज मेडल लिया था, तो तब मुझे बड़ा अप्रिसिएशन मिली थी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिली। मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया था इधर अपने घर मॉडल टाउन में, और उन्होंने मुझे 5 मिलियन का जो प्राइज मनी अनाउंस की थी, और अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक मुझे नहीं मिली। तो ये मिलनी चाहिए, ये हौसला अफजाई होनी चाहिए किसी भी प्लेयर के लिए। सारे प्लेयर मिडिल क्लास से होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर टाइम आप टेकिंग प्रोसीजर होते हैं यासिर, और इंशाल्लाह यू विल गेट द प्राइज मनी एज वेल। जब पीएम ने अनाउंस कर दिया तो इंशाल्लाह वो होगा भी। और हम देख रहे हैं कि जब स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस पे हुई रिजवान, अब खेलों का साल मनाने का कहा जा रहा है, यानी कि हर गेम को, सिर्फ क्रिकेट को या हॉकी को नहीं, हर गेम के फ़रोग के लिए हम देख रहे हैं हमारी मौजूदा गवर्नमेंट काम कर रही है। सो इस हवाले से भी बहुत खुशी हुई है। एक चीज़ तो मैं जानना चाहूँगा ना कि यासिर, हम देखते हैं कोई भी खेल हो, ख़ासतौर पर एथलेटिक्स में अगर देखा जाए, जेवलिन की बात की जाए स्पेशली, तो बहुत सारी कुर्बानियाँ देकर आते हैं हमारे एथलीट्स, क्योंकि दिल करता है कि हम क्रिकेट भी खेलें, उसमें नेम भी है, फेम भी है, हॉकी खेलें, वहाँ पर भी नाम बन जाता है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, फुटबॉल है, जेवलिन थ्रो, कौन कौन सी कुर्बानियाँ देखकर जेवलिन थ्रोअर बने यासिर सुल्तान? जी बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आपका क्रिकेट देखते हैं तो आपको दिल करता है क्रिकेट खेलें, दूसरी टीम इवेंट्स हैं, लेकिन सर मैं शुरू से ये करना चाहता था कि जितना आप इंडिविजुअल कोई काम कर सको ना, जो आपके अपने जो अपनी मेहनत पे कर सको, तो मेरा शुरू से ये माइंड था। क्योंकि बड़े भाई प्लेयर थे, वो कहते थे कि आप अकेली गेम करो जिसमें आप अकेले पार्टिसिपेट करते हो।
क्योंकि क्रिकेट में देखें आप 11 बंदे खेलते हैं, तो आप किसी ना किसी की वजह से ये हो सकता है कि आप उसे ब्लेम करो, उसने मेहनत ज़्यादा नहीं की। तो इसमें यह है कि हम इंडिविजुअल खेलते हैं, अकेले पे खेलते हैं और अपनी मेहनत पे जो भी करना होता है वो करते हैं। तो इसलिए बस ये है कि मैं थोड़ा हेल्दी था बचपन में, तो भाई ने इसीलिए मुझे जेवलिन पकड़ा दिया, तो बस इसी वजह से मैं जेवलिन करने लग गया। तो अब उस हेल्थ पे जो माशाल्लाह आप देख रहे हैं हम कामयाबियाँ मिल रही हैं, ये वही मेहनत है जो भाई ने करवाई है। वैसे यासिर क्या होते हैं अगर जेवलिन थ्रोअर ना होते तो? जी बिल्कुल जी, अगर जेवलिन थ्रोअर ना होता तो मेरे अब्बू कहते थे कि आप मेडिकल करो। मैं पढ़ने में अच्छा था शुरू में, ऐसा नहीं है बड़ा मतलब लाइक जो बच्चे होते हैं वो था, तो लेकिन गेम में आके फिर ज़रा इंटरेस्ट कम हो गया स्टडी में। अगर जेवलिन थ्रोअर ना होता तो शायद मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनता। फेम मिला, पीएम ने अप्रिशिएट किया तो इंटरेस्ट कम हो गया, लेकिन अभी भी इट्स नेवर लेट देन ऑब्वियसली। तो आप पढ़ सकते हैं, अभी भी काम कर सकते हैं, अपनी गेम के हवाले से डिग्रीज हासिल कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हर जो गेम है उसमें डिग्रीज भी लोग हासिल करें अक्रॉस द ग्लोब। अच्छा यासिर, अब आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने कहा कि जहाँ मौका मिलेगा आई विल परफॉर्म, क्या होता है कि जब आपको पता चलता है कि कोई ऐसी चैंपियनशिप हो रही है, उसकी पहले से तैयारी करते हैं या आप तैयारी करते रहते हैं और जहाँ पे भी आपको पता चलता है, जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप फ़ौरन उसके लिए अपने सारे जो है अप्लाई करना शुरू कर देते हैं? स्पेसिफिकली किसी चैंपियनशिप के लिए तैयारी करते हैं या रूटीन प्रैक्टिस है आपकी? मैम ट्रेनिंग तो हमारी सालों साल होती है, ऐसा नहीं है कि हम ट्रेनिंग छोड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन हमारे यहाँ ऐसा है पाकिस्तान में कि हमें इतनी जल्दी नहीं बताया जाता। दूसरे कंट्रीज में पूरे साल के शेड्यूल होते हैं, तो उनको पता होता है इस किस्मत में कौन सी चैंपियनशिप है, तो ये सारी चीज़ें फिर इजी हो जाती हैं, उसके हिसाब से हम वो करते हैं ट्रेनिंग। लेकिन ये है कि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पॉजिटिव चीज़ भी समझता हूँ कि मैं पूरी साल ट्रेनिंग करता हूँ। जब भी कोई कंपटीशन आता है ज़्यादा से ज़्यादा ये हमें 1 महीना 1.5 महीना पहले बताते हैं, जब भी कोई इंटरनेशनल मीट या नेशनल मीट आती है तो बस फिर उसकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। वैसे नॉर्मली चलती रहती है ट्रेनिंग। यासिर सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका, आपके लिए हमारी बहुत सारी नेक तमन्ना। आप इसी तरह से इवेंट टू इवेंट कामयाब होते रहें, मेहनत जारी रखें और इंशाल्लाह जैसे कामयाबी आपके कदम चूम रही है ऐसे ही आपके जो रैंक्स है उसमें भी इजाफा होगा। एशियन चैम्पियनशिप में आपने 2nd रैंक रहे, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप 1st रैंक भी होंगे। बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं बानूर के जो मेहनत होती है उसका अल्टीमेटली हमें नताइज और बेहतर नताइज मिलना शुरू हो जाते हैं। अब आज हमने जिक्र किया था कि मजाक का दिन है, तो हम जाने से पहले, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट हम करना चाहेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा सीरियस होना या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर जाना ये हरगिज़ हमारी ना दिमागी सेहत के लिए अच्छा है, ना हमारी जिस्मानी सेहत के लिए, ना हमारी माशरती सेहत के लिए अच्छा है। लाइटर मूवमेंट्स होने चाहिए, अपनी बाउंड्रीज़ में रहते हुए, दूसरों की बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करते हुए हमें हंसी मजाक करना चाहिए ताकि हम खुश रह सकें। बिल्कुल जनाब, अगर आप अपने दोस्तों के अभी अराउंड नहीं हैं, अपनी फैमिली के अराउंड नहीं है तो खुद ही हंसे, अपनी किसी पुरानी बात पे हंसे। अगर आपके पास ऐसी चीज़ कोई नहीं है तो रिजवान एक सबसे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, हमें देख के हंसने के अलावा मीम्स होती हैं। आप मीम्स देखिए तो ऐसे बैठा बैठा इंसान ना कह के लगा रहा होता है। हंसे, आज का दिन जो है खुशी के साथ मनाएं। महीने का स्टार्ट है, हम देखते हैं फाइनेंशियल ईयर का भी स्टार्ट है, हफ्ते का भी स्टार्ट है, तो इस स्टार्ट को बड़े ज़बरदस्त तरीके से, एनर्जेटिक तरीके से करें। और हो गया है हमारे प्रोग्राम का एंड, इख्तिताम का वक्त है और जाते हुए यही कहेंगे कि खुश रहे, खुशियाँ बांटे। अपनी मेज़बान माहनूर कुरैशी और रिजवान अली अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी सुबह पाकिस्तान में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।